आगे बढ़ते हैं कि इस वेबिनार को हम बिजनेस प्लान डेवलपमेंट जो करना है प्रोड्यूसर ग्रुप के लिए वो कैसे होना है, क्यों हमें उसकी जरूरत है, क्या ऐसा लगा कि हमें सारे लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कि क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या क्या है बिजनेस प्लान के। जब भी हम एक बिजनेस प्लान ड्रॉ कर रहे हैं, वेन एवर वी आर ड्रॉइंग ए बिजनेस प्लान, वी हैव टू लुक एट क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान सो इट इज बी सस्टेनेबल, इससे कि सस्टेनेबल हो, जिससे कि ये आगे चलने वाला हो, सिर्फ फंड रिलीज करने तक सीमित ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग इस वेबिनार में समझेंगे कि हमारा अभी करंट स्टेटस क्या है प्रोड्यूसर ग्रुप्स का, क्या क्या टारगेट्स हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के। सो वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द करंट स्टेटस ऑफ प्रोड्यूसर ग्रुप्स एंड व्हाट आर द टारगेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। वी विल अंडरस्टैंड द स्टेट वाइज स्टेटस ऑफ बिजनेस प्लान एंड फंड रिलीज ऑफ पीजी, कि बिजनेस प्लान का स्टेटस क्या है स्टेट वाइज, और उनको फंड रिलीज किस तरह से हो रहा है, क्या क्या गैप्स उसमें दिख रहे हैं। एंड देन हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि बिजनेस प्लान के की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे एक बिजनेस प्लान प्रिपेयर किया जाता है। तो दिस विल बी और इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट। Currently under NRLM, under various projects like NRETP, NRLM and NKSP, we are promoting around 1.34 lakh PGs. Around to them 40,000 PGs are under initiated the aggregation and marketing, which are the key roles of the producer groups. और उसमें से 16,000 पीजीज हम लोग प्रमोट कर चुके हैं अभी तक अंडर एनआरईटीपी, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो अगर हम आज की जो स्टेट्स हैं उसमें से जो हमारे पास जो डेटा है अवेलेबल है उसके आधार पे बता सकते हैं कि कर्नाटका ने अभी तक अंडर एनआरईटीपी और एनआरएलएम मिलाकर 6346 प्रोड्यूसर ग्रुप प्रमोट किए हैं। वहीं तमिलनाडु 12089 एंड मेंबर्स इन्वॉल्व, these members are involved during the promotion of PG. Now, जैसा कि आपने शुरुआत में सुना होगा कि हम लोगों का एक बजट अनाउंसमेंट हुआ है, बजट अनाउंसमेंट के अंतर्गत हमें एक टारगेट मिला है कि क्यों ना हम इन जो वुमेन्स हैं जो कि हमारी महिला किसान हैं और जो प्रोड्यूसर ग्रुप में आ सकती हैं, क्यों ना हम उनका एक टारगेट लें, टारगेट बेस्ड काम करें और उनको या तो एग्जिस्टिंग पीजी के अंदर जोड़ा जाए, या तो एग्जिस्टिंग पीजी के अंदर जोड़ा जाए, या फिर हम नए पीजी को प्रमोट करते हुए हम लगभग 7,80,000 वुमेन्स को ऑल ओवर इंडिया में इस मुहिम से जोड़े, इस प्रोड्यूसर ग्रुप प्रमोशन से जोड़े। तो एक टारगेट एनआरएलएम की तरफ से 20 टारगेट सेट किया है, स्टेट वाइज टारगेट आपके सामने है कि इतने मेंबर्स हमें जोड़ने हैं, आइदर एग्जिस्टिंग में हम ऐड करते जाएं मेंबर्स को उस विलेज के को, या फिर हम नए पीजीज प्रमोट करें। तो जो भी स्टेट लेवल पे डिसीजंस हैं उसके आधार पे आपके पास टारगेट्स होंगे, बट नेशनल लेवल पे टेंटेटिव टारगेट ये है कि जो स्टेट्स आज बुलाए गए हैं, आज जो स्टेट्स हैं वो अपना इन टारगेट्स को देखें कि हमें ये इतने इतने मेंबर्स कैसे हम उनको ला सकते हैं हमारे फोल्ड के अंदर, जिससे कि हम वुमेन का एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कर सकें। तो अगर नेशन वाइड स्टेटस देखा जाए टोटल पीजी प्रमोशन का जो हमने बताया था, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि हम लोग जब नंबर्स दे रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर लगभग 48,000 पीसीज प्रमोट हो गए हैं। बट अगर बिजनेस प्लान सबमिशन की बात की जाए तो उसमें गैप आ रहा है लगभग 15,813, 15,000 का गैप है जहाँ की बिजनेस प्लान सबमिटेड नहीं हुए हैं। और ये बहुत बड़ा नंबर है कि हमने पीसीज बना दिए, इसका मतलब हमने पूरा सारा काम कर दिया, मेंबर्स हमारे जुड़े हुए हैं, उनका बैंक अकाउंट तक ओपन है, बट एक बिजनेस प्लान के कारण वो लोग बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको फंड रिलीज नहीं हुआ। फंड रिलीज की स्थिति देखी जाए तो लगभग 50% और लेस देन 50% पीसीज हैं जिनको कि अभी तक फंड रिलीज हुआ है। देयर इज अ ह्यूज गैप, बिकॉज जब हमने स्टेट से बात करी कि ऐसा गैप क्यों है तो वो बताते हैं कि देयर इज गैप ऑफ द सस्टेनेबल बिजनेस प्लान, उनको सस्टेनेबल बिजनेस प्लान नहीं मिला।
सेम गैप हमें एनआरटीपी के अंदर भी दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि बिजनेस प्लान नहीं बन पाए पीजीज के, एंड देन उसके बाद फंड रिलीज नहीं हो पाए। अगर हम स्टेट वाइज स्थिति को देखें, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कर्नाटका में 6346 पीजीज का हमें नंबर दिया गया, बट बिजनेस प्लान जो सबमिशन हुआ है वो ओनली 2131 का हुआ है, और अगर फंड रिलीज देखा जाए तो ओनली 2038। रवि प्रताप सिंह तोमर जी, प्लीज म्यूट योर माइक। So there is a huge gap. We have promoted 6346 producer groups. We have done survey. We have made the producer group, but a sustainable business plan is not submitted to the CLF because there is a gap of the business plan, and then there is a gap of fund release. अगर फंड रिलीज नहीं हुआ तो पीजी चल पाएगा, पीजी नहीं, पीजी को फंड रिलीज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने अपना बिजनेस प्लान सबमिट नहीं किया। तो लेफ्ट विद द गैप। ये इंटरप्रेट किया गया फिर सारी चीजों से, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे स्टाफ है, एसआरएलएम का जो स्टाफ है, देयर इज स्किल गैप ऑफ बिजनेस प्लान, प्रिपरेशन ऑफ ए बिजनेस प्लान, कि कैसे बिजनेस प्लान बनता है, क्या क्या उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, किस तरह हम उसकी कॉस्टिंग करें, अजम्पशंस का जो डेटा है वो कैसे लिया जाएगा। तो उस पर एनआरएलएम की तरफ से ये थॉट दिया गया, क्यों ना हम एक स्टेट, हर स्टेट को जोड़ते हुए वेबिनार की जाए कि बिजनेस प्लान की एलिमेंट्स क्या है। जैसा कि आज थर्ड सीरीज है, ये थर्ड डे है इस फर्स्ट सीरीज का, तो हम लोग आपके साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम लोग इस आप ये समझ सके कि एक बार की एलिमेंट्स क्या है बिजनेस प्लान के, और बिजनेस प्लान प्रिपेयर कैसे किया जाता है, वो सस्टेनेबल कैसे हो सकता है। तो एनआरएलएम ने 23 Feb 2021 को एक एडवाइजरी रिलीज की थी, और ये एडवाइजरी थी प्रमोशन ऑफ प्रोड्यूसर ग्रुप्स। इसमें जो पार्ट है बिजनेस प्लान का वो ये कहता है कि जो बिजनेस प्लान है वो एक कॉन्क्रीट बिजनेस प्लान होना चाहिए प्रोड्यूसर ग्रुप के लिए। कॉन्क्रीट मीन्स उसमें सारे कंपोनेंट और कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट्स हैं वो सारी की सारी आनी चाहिए। सेकंड है कि जो भी बिजनेस प्लान आप डेवलप कर रहे हैं वो आप स्टाफ के तौर पर ना करें, वो कम से कम जो महिलाएं उस ग्रुप के अंदर हैं उनसे भी बातचीत करते हुए, पार्टिसिपेटरी अप्रोच, उनका पार्टिसिपेशन लेते हुए कम से कम बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करें। जैसे कि एग्जांपल है कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो जब हम कमोडिटी का सिलेक्शन कर रहे हैं तो हमें कम से कम उन सारी महिलाओं के साथ बैठकर, उन सारी महिलाओं के बीच में बैठकर ये बातचीत करनी चाहिए कि क्या ये कमोडिटी आप सबके पास है, क्या इस कमोडिटी में वाकई बिजनेस ऑफ स्केल स्केल है कि बढ़ सकता है ये बिजनेस, क्या वाकई हम जो बिजनेस एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, चाहे वो एग्रीगेशन की करें, चाहे वो इकट्ठा करने की करें, या फिर वो हम उसको प्राइमरी प्रोसेसिंग करें, तो क्या कर सकते हैं। वो कम से कम ये सारा का सारा डिसीजन इंडिविजुअल ना होने की बजाय ये सारी महिलाओं का होना चाहिए। पार्टिसिपेटरी अप्रोच का मतलब इतना है, जिससे कि वो उस बिजनेस प्लान को ओन कर सके, खुद अपना समझ सके। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने, चूंकि एसआरएल उसे फंडिंग दे रहा है, ग्रांट फंडिंग दे रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, तो ऐसा नहीं हो कि वो ये सोचे कि सिर्फ फंडिंग हमें दे रहे हैं तो इसलिए बिजनेस प्लान भी खुद ही बना के दे रहे हैं, और बाद में ये कह दें कि ये बिजनेस प्लान हमारा था ही नहीं, हम तो ये चाह रहे थे जी। यस मिस्टर अमोल शेल के, यू रेज द हैंड। ओके, सो बिजनेस प्लान जो है वो कम से कम रियलिस्टिक अजम्पशंस पे हो। रियलिस्टिक अजम्पशंस तब आएंगे जब हम ग्राउंड लेवल पे सारे सर्वेज कंप्लीट करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है, जब हम लोगों ने विजिट किए बहुत सारे जगह पे, तब ये जब हमने बिजनेस प्लान के बारे में पूछा, तो ये पता चला कि बहुत सारे लोग जो है ग्राउंड लेवल पे सर्वे करने की बजाय गूगल पे डालते हैं, देन उस गूगल और जो दो तीन महिलाएं हैं, जो उस गांव में प्रोमिनेंट दो तीन महिलाएं होती हैं, उन्हीं से बातचीत करके उसके आधार पर अजम्पशंस डाल देते हैं। तो प्लीज सारे अजम्पशंस जो है वो विलेज सर्वे, कमोडिटी सर्वे, उसके आधार पे होने चाहिए। रियलिस्टिक अजम्पशंस को हमें लेना है। और सबसे बड़ी चीज
कि जो हम आज कर रहे हैं वैसी ट्रेनिंग्स फिजिकल तौर पर भी बिजनेस प्लान के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स पे सारे एसआरएलएम के ग्राउंड लेवल स्टाफ के साथ साथ उन पीजीज के मेंबर्स, सीएलएफ की लाइवलीहुड कमेटी के मेंबर्स का भी होना चाहिए, जिससे कि वो सीएलएफ की लाइवलीहुड कमेटी के मेंबर्स भी उस बिजनेस प्लान को समझ सकें जिसपे वो अपना जो लोन दे रहे हैं, लोन अमाउंट दे रहे हैं। जो बिजनेस प्लान फॉर्मेशन जो होता है, बिजनेस प्लान डेवलपमेंट जो होता है, वो अंडर प्री फॉर्मेशन एक्टिविटी आता है। प्री फॉर्मेशन एक्टिविटी में उससे पहले पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है अवेयरनेस, जो कि आप लोग करते होंगे कि जितने भी हम विलेज में जैसे ही जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ वीओ के मेंबर्स जो हैं, पदाधिकारी जो हैं, उनके साथ हम लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि क्या यहाँ पर प्रोड्यूसर ग्रुप बन सकता है, क्या यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो समूह से जुड़ी हुई हैं, वो महिलाएं क्या खेती भी करती हैं, क्या वो किसान हैं, क्या यहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं कि उनके पास, चूंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, तो एग्रीगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है उनके लिए या नहीं। तो हमें सबसे पहले अवेयरनेस पे ध्यान देना होता है। अवेयरनेस के साथ साथ ही हम लोग बात करते हैं सर्वेस की, जिससे कि हमें डाटा मिलेगा। तो सर्वे किस किस तरह का, पहला सर्वे आपका होगा विलेज का। विलेज में सबसे पहले देखा जाएगा कि यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड क्या है, कितनी है, कौन कौन सी कमोडिटीज यहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं, जो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है क्या वो किसी तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आती हैं, यहाँ पर कितने हमारे एसएचजी के मेंबर्स हैं, और यहाँ पर मार्केटेबल सरप्लस क्या अवेलेबल है, यहाँ पर जो फार्मर है उसको ट्रांजेक्शन कॉस्ट, मतलब कि अभी जो जिसको बेच रहा है उसको बेचने में कितना उसका पैसा खर्च हो रहा है, ये हम आगे भी समझेंगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट होता क्या है। तो उसका कितना पैसा खर्च हो रहा है उसको बेचने में जाने में लिए, वो क्या है अभी फिलहाल। एंड देन विलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं क्या क्या हैं, अगर हम पीजी बनाए तो, अगर हम पीजी बनाए तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या सुविधाएं हैं उस बिजनेस के लिए। सेकंड सर्वे हम करते हैं हाउस होल्ड सर्वे। इस सर्वे के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन हमारे कितने मेंबर्स, क्योंकि हम हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हैं तो हम उनको बताएंगे भी कि प्रोड्यूसर ग्रुप क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ग्रुप में एग्रीगेशन करके मार्केटिंग करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो ऐसे में हम मेंबर्स का इंटेंट भी देख लेते हैं, क्या ये मेंबरशिप लेगा या नहीं लेगा। तो ऐसे कितने मेंबर्स हमारे सामने आते हैं। सेकंड, उनके पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी है, अगर एग्रीकल्चर लैंड खुद की नहीं है, लीज पे भी लिया हुआ है, तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे। देन हम ये देखेंगे कि उनके पास मार्केटेबल सरप्लस कितना है। फिर उनके पास हम पर हाउस होल्ड से पूछेंगे कि आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है, अभी आप कहाँ बेच रहे हैं इस कमोडिटी को। हम हाउस होल्ड सर्वे करते वक्त ये भी जान लेंगे कि क्या आने वाले टाइम में क्या ये सेम फसल उगाएंगे, और क्या इसका बिजनेस बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। थर्ड टाइप का सर्वे जो होगा वो होगा मार्केट रिलेटेड। इन दोनों सर्वे, विलेज और हाउस होल्ड से, हमने ये पता लगा लिया कि हमारे पास कौन कौन सी कमोडिटी अवेलेबल है, जो कमोडिटी अवेलेबल है उसमें से प्रायोरिटी किस कमोडिटी को दे सकते हैं एज पर बिजनेस प्रपोजिशंस। जब हम प्रायोरिटी दे लेते हैं तो हमारे पास मार्केटेबल सरप्लस कितना होगा, अगर जितने मेंबर हमें इंटेंट दिखा रहे हैं तो उनका सरप्लस कितना है। करंटली क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है उस कमोडिटी के, जो भी हमारे उस पीजी वाले एरिया में है या गांव में है। और सेम चीज हम मार्केट से देखेंगे कि यहाँ से विलेज लेवल एग्रीगेटर कौन है, वो कितना परसेंट अभी माल, कितना परसेंट कमोडिटी ले रहा है, किस रेट पे ले रहा है, क्या उसके क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हैं। देन वहां से मंडी कितनी दूर है, जो मंडी में ट्रेडर बैठा है वो किस रेट पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस को लेगा, वो किस क्वालिटी पैरामीटर से रेट तय करता है। एंड देन अगर कोई बायर इंस्टीट्यूशनल है या बाहर का बायर है तो वो क्या कैसे लेगा। ये सारी चीजें प्री फॉर्मेशन एक्टिविटी के सर्वेस के अंदर हम लोग करते हैं। देन आफ्टर हम लोग बिजनेस एक्टिविटी
फाइनल करते हुए बिजनेस प्लान को डेवलप करते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ओवरव्यू ऑफ विलेज, सबसे पहले हम विलेज सर्वे देखते हैं कि वहां पे कमोडिटी क्या क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। जैसे वहां पर मान लीजिए कमोडिटी कुछ किसान फ्लावर्स की करते हैं, कुछ वीट की करते हैं, कुछ मस्टर्ड करते हैं। जब हम कमोडिटी सिलेक्शन करने जाएंगे तो पता चलता है कि फ्लावर्स जो करने वाले हैं वो 5 से 6 फार्मर ही हैं। तो हम लोग ऐसी कमोडिटी को नहीं लेंगे, क्योंकि ये 5 से 6 फार्मर वो हैं जिनका ऑलरेडी वेंडर होता है और वो सिर्फ उस वेंडर के लिए वो खेती करते हैं। व्हीट और मस्टर्ड ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि लगभग सभी करते हैं। तो हमें ये देखना है कि वो हमें ये कमोडिटी को सिलेक्शन करते वक्त हमें उसका स्केल देखना है कि क्या वो कमोडिटी हमें बल्क में मिलेगी, कैसे मिलेगी और कितने मेंबर्स उससे बेनिफिटेड होंगे। सेकेंडली सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी, जैसा रहता है पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ आपको देखना है। आपको पार्टिसिपेटरी अप्रोच के साथ मेंबर के साथ जाना है कि आप मेंबर से बात करें कि आप बताएं कि यहाँ पे कौन सी कमोडिटी है। विलेज सर्वे में हमारे पास ये 3 कमोडिटी आई है, उसमें इतने इतने मेंबर्स हैं, तो हमें कौन सी कमोडिटी लेनी चाहिए। देन विलेज प्रोफाइल डिस्कस करना चाहिए और स्केल ऑफ बिजनेस कि ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा और मेंबर इसमें ऐड हो सकते हैं, तो हमें उस पर बात करनी होगी। सेकेंडली स्केल ऑफ बिजनेस का मतलब ये भी है, चूंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर ग्रुप्स की, तो प्रोड्यूसर ग्रुप अनरजिस्टर्ड एंटिटी, प्रोड्यूसर ग्रुप अनरजिस्टर्ड एंटिटी है। तो हमें ये देखना है, किसी का माइक ओपन है, प्लीज म्यूट योर माइक। शुभा शिवरामा रामकटे, सुलभा शिवरामा, प्लीज म्यूट योर माइक, माइक को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो जब हम देख रहे हैं कि इतने सारे पीसीज हम एक ब्लॉक में प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें यह देखना होगा कि हम इनके साथ क्लस्टर लेवल अप्रोच, मतलब कि बाद में सारे पीसीज को हम एक धागे में पिरो सकें और बाद में इसको रजिस्टर्ड एंटिटी में कन्वर्ट कर सकें। तो जब भी आप कमोडिटी ऑफ सिलेक्शन कर रहे हैं और विलेज टू विलेज पीसीज को बना रहे हैं, तो कमोडिटी पर विशेष सिलेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। कमोडिटी सिलेक्शन पे ध्यान दीजिएगा कि क्या हम इस कमोडिटी से इस सर माइक जब हमने कमोडिटी सिलेक्शन कर लिया, विलेज सिलेक्शन कर लिया, देन हमें देखना है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है उस कमोडिटी के साथ। सो हमें ये ग्रुप में डिस्कस भी करना होगा। स्लाइड नॉट विजिबल, हेलो, स्लाइड नॉट विजिबल, स्लाइड नॉट विजिबल, it's visual from my side. Anyone else also has this same issue? no sir, Yes, same issue. Is it visible or not? Yes, slide is not visible. Slide disappeared. Okay, let me reshare the screen. विजिबल है सर, विजिबल है। Okay. विजिबल है सर। सर विजिबल। वेबिनार। If it is not visible to you, you can rejoin the session. विजिबल है सर, विजिबल। Okay, so let's start with the business opportunity. yes it is visible now. So we have to see that there is a opportunity of aggregation. ऑडियो बोलिए सर। Please mute your mic to all of you. I request you, please mute your mic. तो हमें ये देखना है कि वहां पर जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो एग्रीगेशन तक सीमित है क्या,
कि हमें सिर्फ क्रॉप कलेक्ट करना है और उसको मार्केट करना है, या फिर हम वहां पर प्राइमरी प्रोसेसिंग, व्हाट कम्स अंडर प्राइमरी प्रोसेसिंग, दैट इज क्लीनिंग, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। तो हम क्या किसी भी क्रॉप को लेने के बाद उसको प्राइमरी प्रोसेस कर सकते हैं क्या? क्या हम उसे रिटेल में बेचेंगे या बल्क में बेचेंगे? सो दिस डिसीजन हैज टू बी कम बाय द पार्टिसिपेटरी अप्रोच बाय द मेंबर्स। हमें मेंबर से ये पूछना होगा कि क्या हमारे पास एग्रीगेशन करें या प्राइमरी प्रोसेसिंग भी करें या दोनों कंबाइन करें, कैसे करना है। सो इट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको देखनी होगी। देन बिजनेस मॉडल, जब आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पता चल गया कि हमें क्या करना है, तो हमें बिजनेस मॉडल प्लान करना होगा। बिजनेस मॉडल मीन्स कि आप कैसे एग्रीगेशन करेंगे, अगर आप एग्री प्रोसेसिंग करेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व होगा, कैसे वो सेलिंग होगी, उसकी मार्केटिंग होगी। देन ये आपको पता है कि हर बिजनेस में रिस्क होता है, क्योंकि हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्राइस का रिस्क डेली या फिर हम कहें मिनट टू मिनट प्राइस का रिस्क रहता है। सेकंड रिस्क जो है वो क्वालिटी का होता है, कि जो क्वालिटी हमारा बायर चाहता है वो हमें गांव में ना मिले, या कुछ बारिश हो गई, मॉइस्चर ज्यादा है, इस तरह का सीन हो, एक वो रिस्क हो सकती है। थर्ड हो सकता है कि हम प्राइमरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और ब्रेकडाउन आ जाएं। तो इस तरह की छोटी छोटी रिस्क और बड़ी रिस्क दोनों तरह की हो सकती है। सो हमें रिस्क असेसमेंट करना है कि इस पूरे बिजनेस में जो हमने बिजनेस मॉडल डिजाइन किया है या जो हमने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी है, उसके अंदर हमें कौन कौन सी रिस्क कहाँ कहाँ आ सकती है। एंड देन फाइनली बेस्ड ऑन ऑल थिंग्स वी हैव नाउ आवर सर्वे से जो हमारे पास डाटा है, assumptions उनके लिए सकते हैं। एंड देन ऑल बिजनेस मॉडल वी हैव, तो हमें यहाँ बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करना है और उसके बाद एक्टिविटीज को रेस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी है पूरे पीजी के अंदर। तो ये ओवरऑल हमें प्री फॉर्मेशन एक्टिविटीज में क्या क्या करना होता है, बिजनेस प्लान की स्टेज तक पहुंचने से पहले क्या क्या एक्टिविटीज आप लोगों को प्रोड्यूसर ग्रुप फॉर्मेशन से पहले करनी होती है, वो सारी इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको बताई गई है। तो जस्ट टू रिवाइज कि क्या क्या हम बिजनेस प्लान के अंदर एक्टिविटीज को लेंगे, क्या क्या नंबर्स लेंगे। तो नंबर ऑफ विलेजेस, कितने विलेज हम जा रहे हैं, मोस्टली एक विलेज होता है, बट बहुत सारी जगह पे हमने ये भी देखा है कि दो दो विलेज से पीजी बनता है। नंबर ऑफ विलेज, मेंबर्स कितने होंगे उस पीजी के अंदर, उसके बाद उन मेंबर्स में से कितने मेंबर हैं जो कि पीजी के थ्रू बिजनेस करने का इंटेंट रखते हैं, कर सकते हैं, मार्केटेबल सरप्लस कितना है, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन क्या है। बिकॉज हमें अगर 3 साल का प्लान क्रिएट करना है तो हमें एक्सपेंशन का देखना पड़ेगा, स्कोप एक्सपेंशन कितना है। उससे हमें नंबर्स निकलेंगे कि नंबर ऑफ मेंबर हमारे कितने ऐड हो सकते हैं और हमें कितना मार्केटेबल सरप्लस वहां पे नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। तो दिस इज द स्कोप कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने बढ़ेंगे, मार्केटेबल सरप्लस कितना बढ़ेगा। देन स्कोप ऑफ वैल्यू एडिशन, अगर हम वहां पे प्राइमरी प्रोसेसिंग कर सकें, पैकेजिंग कर सकें, या थोड़ा बहुत रिटेल में ब्रांडिंग कर सकें। देन प्लीज म्यूट योर माइक, समवन्स माइक इज जाणार आहे ना 4 वाजता 5 वाजता होस्ट ही अनम्यूट कर दीजिए सबको। एक अहमद हुसैन। तो हमें फिर मार्केट सर्वे से हमें पता चला कि नियरेस्ट मार्केट क्या क्या है। देन वी थिंक दैट एक्सपेक्टेड प्राइस कितनी है, तीनों मार्केट, 2-3 मार्केट जो भी आसपास है, चाहे विलेज लेवल का मार्केट है, मंडी है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड चैनल है। देन हमें ये पता चल जाएगा कि डायरेक्ट मार्केट लिंकेज अवेलेबल है क्या, कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन पे कितनी लग रही है, जो हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट से निकालने की बात कर रहे थे, किस प्राइस पे है, कितनी क्वांटिटी मिनिमम चाहिए अगर हम किसी बायर से बात कर रहे हैं तो। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उद्योग मित्रा जो है, जो उद्यम सखी है आपकी, उसकी कॉस्ट क्या है, क्योंकि उसकी कॉस्ट को भी हमें एक प्रोड्यूसर के लिए बिजनेस प्लान की कॉस्ट में रखना होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें
नहीं मिला देखने को, क्योंकि उद्योग सखी की जो सैलरी है या जो इंसेंटिव है वो हम ग्रांट के अंदर लेके जाते हैं और हमें लगता है कि नाउ इट्स फ्री, तो नथिंग इज फ्री बिजनेस। सो हमें इसमें कॉस्ट देखना होगा कि उद्यम मित्रा की जो कॉस्ट है वो कितनी है, और हमें उसको बिजनेस प्लान में एज ए कॉस्ट ले जाना होता है। नाउ बिजनेस एक्टिविटी डिसाइड करने से पहले हमें क्या करना, हमने क्या क्या किया, लेट्स रिवीजन। हमने बिजनेस के लिए सबसे विलेज सिलेक्शन किया। विलेज सिलेक्शन किस बेस पे किया, एग्रीकल्चर की लैंड साइज गांव में कितनी अवेलेबल है, व्हाट क्रॉप्स, उस गांव में कौन कौन सी क्रॉप्स अवेलेबल है, उस गांव में जो क्रॉप है उसका मार्केटेबल सरप्लस क्या है, वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है, क्या वहाँ पे कोई छोटा मोटा वेयर हाउस अवेलेबल है, क्या वहाँ पे वीओ का ऑफिस इतना बड़ा है या इतना है कि वहाँ पे हम पीजी को रख सके जिससे कि हमें रेंट ना देना पड़े। तो हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखना होगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंट ऑफ मेंबर, क्या मेंबर चाहते हैं कि वहां पे प्रोड्यूसर ग्रुप बने और वो बिजनेस एक्टिविटी उन पीजी मेंबर्स के लिए करे। देन सेकंड वन हमने बात करी सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी, वो होगा बेस्ड ऑन कल्टीवेटेड एरिया, कि उस क्रॉप के लिए कितने एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है, उसका मार्केटेबल सरप्लस कितना है, कौन सी कमोडिटी मतलब वेराइटी क्या है उसकी। वैरायटी जैसे आपको पता है कि व्हीट में लगभग 100 से ज्यादा वेराइटीज अवेलेबल हैं, तो वैरायटी क्या है उसकी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है उस कमोडिटी के साथ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मींस जस्ट लाइक हम मस्टर्ड देख रहे हैं, तो मस्टर्ड के अंदर अगर किसी ने येलो मस्टर्ड लगाई है और किसी ने ब्लैक लगाई है, नाउ ब्लैक मस्टर्ड को हम अगर उसके जो मोटे दाने हैं उनको अगर ग्रेड कर लेते हैं तो वो राई वाले भाव में जाएगा और सरसों वाले भाव में सरसों जाएगी। सो हमें थोड़ा सा यहाँ पर बिजनेस हमने थोड़ा सा डिफाइन किया, हमने एक ग्रेड सिस्टम लगाया सिर्फ, और हमें हर प्रोडक्ट की रेट मिलना शुरू हो गई अलग से। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और मेंबर्स का इंटेंट है या नहीं है उस कमोडिटी के साथ। देन मार्केट सर्वे में हमें क्या क्या पता लगाना है कि पॉसिबल मार्केट्स क्या क्या है उस कमोडिटी के लिए, एंड देन लास्ट 3 सीजन्स में वहां पे क्या रेट रही है उस मार्केट के अंदर, क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहा है उस फार्मर का उस मार्केट तक ले जाने के लिए। देन बिजनेस एक्टिविटी के लिए हम लोग देखते हैं कि या तो कलेक्टिव एग्रीगेशन पे रेडी हो रहे हैं, या वो प्राइमरी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो रिटेल में जाना चाहते हैं, या बल्क मार्केटिंग कर रहे हैं, या सारी एक्टिविटी का कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं। बिजनेस एक्टिविटी के बेस पर आपका बिजनेस मॉडल रेडी होगा। देन हमें ये फिजिबिलिटी स्टडी देखनी होगी जो कि सर्वे के दौरान ही आप लोग देख लेंगे कि स्टेक होल्डर्स मतलब कि इंटेंट ऑफ मेंबर्स है या नहीं है, मेंबर का इंटरेस्ट उस वहां पे उस जगह में प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने का है या नहीं है, ये हम लोग देखेंगे। देन हम लोग इस पर देखेंगे कि मार्केट जो आसपास का मार्केट है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो मंडी है या वो विलेज लेवल एग्रीगेटर है या इंस्टीट्यूशन बायर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देन डिमांड एंड सप्लाई क्या है उस कमोडिटी के लिए। जब हम मार्केट सर्वे कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि क्या वो लेना चाह रहे हैं या नहीं लेना चाह रहे हैं, डिमांड सप्लाई क्या है, मार्केट फंक्शन कैसे कर रहा है, क्या मार्केट में रेट कब निकलती है, क्योंकि बहुत सारी मंडीज में आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट चलता है, कहीं पर रेट ओपन होती है वो 11 बजे होती है, किसी कमोडिटी के लिए वो 1 बजे के आसपास रेट ओपन करते हैं। कैमरा बंद है ना आपला फोन। वैशाली महेंद्र बोलो ने सौरभ सरांचं बोलणं। देन हमें ये चेक करना है कि उस मार्केट में जिसमें भी हम बात कर रहे हैं वहां पर उस कमोडिटी के लिए क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, वो किस बेस पर ग्रेड को ए बी और सी में कन्वर्ट करते हैं कि ग्रेड ए कौन सा होगा उस कमोडिटी के लिए, ग्रेड बी कौन सा होगा, ग्रेड सी कौन सा होगा। तो उनके क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस हमें देखने होते हैं और फिर हमें उन क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को
जहाँ पे हम पीजी प्रमोट करने वाले हैं, उन पीजी प्रमोशन वाली जगह से हम ये देखते हैं कि क्या यहाँ पर वो जो कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है वो किस ग्रेड के अंदर आती है, तो हमें उसका रेट, जो टेंटेटिव रेट का आइडिया है वो वहां से लग जाएगा। थर्ड हमें देखना होता है कि प्राइमरी प्रोडक्शन की फिजिबिलिटी क्या है, उस विलेज में प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्टिविटी क्या है, और क्या ये प्रोडक्शन जो है ये सस्टेनेबल रहेगा या नहीं। क्या कुछ फार्मर ये कहते हैं कई बार कि मैं अगली बार इस फसल को हटाकर ये फसल लगाऊंगा, तो उसमें फिर हमें ये देखना पड़ेगा कितने फार्मर ने हमसे ये कहा कि ये फसल सही है नहीं। फोर्थ हमें देखना होता है स्ट्रक्चर फिजिबिलिटी, कि जिस विलेज में हम लोग पीजी बना रहे हैं वहाँ फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है, क्या वहां पर किसी तरह का वेयर हाउस है, रोड अच्छी है, रोड की कनेक्टिविटी, उस गांव की कनेक्टिविटी मंडी से कितनी है, बायर्स क्या वहां पे इजीली आ सकते हैं क्या, या वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है क्या। तो हमें ये फेवरेबल कंडीशंस को मेजर करना होता है। एंड देन फिफ्थ की वहां पर एनवायरमेंट फिजिबिलिटी क्या है, वहां पर ट्रेड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कई जगह डोमिनेंट होता है विलेज लेवल एग्रीगेटर का, तो हमें ये देखना होगा कि वहाँ एनवायरमेंट है या नहीं है, कि महिलाएं एक अपना उत्पादक समूह बनाकर बिजनेस कर सकती हैं या नहीं। देन ये फॉर्मेट जो है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा सामने, ये हमें हर क्रॉप का देखना है। जब हम असेसमेंट कर रहे होंगे तो हमें देखना है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट हर मेंबर को क्रॉप जब वो सेल करने जा रहा है, जस्ट एक एग्जांपल ऑफ व्हीट, कि वो व्हीट को सेल कर रहा है, ठीक है। एंड नाउ इसमें हम लोग ये भरते हैं डिस्टेंस फ्रॉम विलेज की विलेज लेवल एग्रीगेटर कितनी दूर है, वो क्या प्राइस मेंबर को दे रहा है, फार्मर को दे रहा है। देन ट्रांसपोर्ट रेट उस मेंबर की क्या लग रही है, वहां पर उस मेंबर का डिडक्शन कितना हुआ है क्वालिटी बेसिस पे, वहां पे जो आर्बिट्री हुआ है वेइंग में वो हम 1.5% लेके चलते हैं। देन लोडिंग अनलोडिंग में क्या उसने कुछ पेमेंट किया है क्या, क्या गनी बैग का पैसा विलेज लेवल एग्रीगेटर ट्रेडर ने काटा है क्या। देन अगर फार्मर मंडी में जा रहा है सेल आउट करने, तो उसका पूरा दिन उसमें लगता है। तो पर हम बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, अगर वो पूरे दिन में, अगर वो उस पूरे दिन के अंदर अगर वो नरेगा में मजदूरी करने भी जाता तो ही विल अर्न 300 रुपीज, लेकिन वहां पे वो मंडी के सामने खड़ा होकर उसने वो 300 रुपये भी अपने खो दिए, तो वो आज की उसकी कॉस्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। मान लीजिए वो पूरे दिन भर मंडी में रहता है, तो वहां पर उसका लगभग 120-150 रुपये उसने खाना चाय कुछ तो किया होगा। देन लोडिंग अनलोडिंग में अगर वो अपना 1 क्विंटल का 10 रुपये भी खर्च करता है, और गनी बैग की कॉस्टिंग भी उसी से चूंकि पर केजी में काटी जाती है, तो मान लीजिए वो भी लगभग 20 रुपये हुई। अगर क्वालिटी डिडक्शन या कचरे का जो पैसा बोलते हैं, जो कि मंडी में चूंकि प्राइमरी प्रोसेसिंग तो करते नहीं है, बट वो मंडी में ये कहते हैं कि इसमें इतने किलो कचरा है, तो लगभग मान लीजिए कि उन्होंने बोल दिया 1 किलो इसमें कचरा है, तो 1 किलो व्हीट की प्राइसिंग अगर 40 रुपए के आसपास है, तो 40 रुपए ये हो गया। देन वो ट्रांसपोर्ट लेके गया होगा, तो लगभग 100 रुपए उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया होगा। तो अगर उसको 4,000 रुपए क्विंटल भी वहां पे दिया, तो ये सारी कॉस्टिंग निकालने के बाद उसका नेट प्राइस रियलाइजेशन लगभग 3300 रुपए आता है। अगर ये 3300 रुपये उस मेंबर को प्रोड्यूसर ग्रुप ही दे देता है, तो मेंबर को इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। या फिर हम कहें कि ये 300 रुपये वो फिर भी कमा के लाएगा अगर वो 3300 रुपये भी पीजी ने दे दिए, क्योंकि उसको प्रोड्यूसर ग्रुप में जाने के लिए उसको पूरा दिन नहीं लगाना होगा, तो वो पूरे दिन में अपनी मजदूरी कर सकता है और ये 300 रुपये भी उसके होंगे। तो अगर वो पीजी को सेल आउट कर रहा है वहां पर, तो लगभग 3600 रुपये उसको नेट प्राइस लाइसेंस, मतलब कि उसको प्राइस मिला। हो सकता है फार्मर जब मंडी से आ रहा है तब कह रहा हो कि मैं 4000 में बेच के आया हूँ, बट उसको जब ये सारी कॉस्ट याद दिलाई जाएगी तब उसको पता लगेगा कि एक्चुअल में वो मंडी में 3300 रुपये में ही बेच के आया है। तो इस तरह हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस करना होगा। देन हम मेंबर्स को कन्विंस कर पाएंगे कि आप प्रोड्यूसर ग्रुप में क्यों दें, आप विलेज लेवल एग्रीगेटर या मंडी में क्यों ना दें, तभी हम बिजनेस कर पाएंगे। अदरवाइज हर बार वो फार्मर आके कहेगा कि मैं तो 4000 रुपये में मंडी में बेच के आ जाऊंगा, अगर हमने उसको ये सारी कॉस्टिंग याद दिला दी, तो वो फिर अगले दूसरे मेंबर्स को समझाएगा कि यहाँ पर फिर भी हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का तो फायदा है ही। सो हमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट एनालिसिस लगभग कम से कम उस गांव के अंदर
20 से 25 किसानों के साथ बैठकर करना होगा कि उनका कॉस्ट क्या लग रहा है, उनकी थिंकिंग क्या है। उनसे हर कॉस्ट के बारे में तक आप पूछोगे नहीं, वो बताएगा ही नहीं, वो कहेगा सब कुछ मेरे को 4000 ही मिलते हैं। I got 4000 rupees per quintal for my wheat. What you pay? Okay. Then next one, जैसा कि मैंने बताया, बिजनेस मॉडल जो भी आप अपना रहे हैं उसमें जितनी भी एक्टिविटीज आप प्लान कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज को आपको यहाँ पर नोट डाउन लिस्टेड करना होगा। बिकॉज आप यहाँ देखेंगे कि जो एग्जाम्पल लिया हुआ है वो इस तरह का लिया हुआ है कि हम सिर्फ एग्रीगेशन करेंगे, हम सिर्फ एग्रीगेशन कर रहे हैं। और एग्रीगेशन कैसे कर रहे हैं, गांव के में हम एक VLAC विलेज लेवल एग्रीगेशन सेंटर खोला हुआ है। हम सिर्फ विलेज लेवल एग्रीगेशन सेंटर में जाकर और हम सिर्फ कलेक्शन करेंगे और उसको सेल आउट करेंगे। अगर हम सिर्फ इतना सा बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी उसका एक हमने प्लान बनाया हुआ है। ऐसा ही प्लान आप जैसे भी कोई भी बिजनेस मॉडल को आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको ये प्लान आप बना सकते हैं। आपको एक्टिविटीज लिस्ट बनानी होगी, उसी के बाद हम लोग बिजनेस प्लान पे जब जाएंगे तो हमें बहुत सारी कॉस्टिंग या एक्टिविटीज से निकलती जाएगी। जस्ट लाइक फार्मर ने प्रोडक्शन किया, हार्वेस्टिंग करी और वो इस अपने प्रोड्यूस को इस विलेज लेवल एग्रीगेशन सेंटर पे लेके आया जो कि पीजी रन करता है। प्रोड्यूसर ग्रुप में सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले यहाँ पर उद्यम सखी ने प्रोक्योरमेंट की प्राइस विद ग्रेड फार्मर को दी कि हम लोग आज दिनांक 13 है तो 13 को शाम को एक रेट रिलीज होगी कि 14 तारीख को हम जो भी फार्मर है जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे व्हीट खरीदेंगे और वो व्हीट खरीदेंगे उसकी प्राइस ये होगी इतने परसेंट मॉइस्चर पे इतनी, इतने परसेंट मॉइस्चर पे इतनी। मॉइस्चर के साथ साथ जो क्वालिटी पैरामीटर्स अगर हम जैसे व्हीट में बात करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ब्रोकन कितना है और वेस्ट कितना है वो भी वहां निकाला जाएगा और उसके आधार पर रेट उन्होंने ग्रेड वाइज रेट निकाल देता है पीजी। देन फार्मर जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, उसके बाद उद्यम सखी उनको अपॉइंटमेंट देती है जिससे कि किसी का भी समय खराब ना हो। ये बिजनेस मॉडल हमने हमारे हिसाब से एग्जांपल के तौर पर बना रखा है। आप अपने बिजनेस जो प्लान है जो एक्टिविटीज है वो और जैसा भी आप कमर्शियल कर रहे हैं वैसे बना सकते हैं। उसके बाद फार्मर अपना प्रोड्यूस को VLAC पे लेके आएगा, वहां लोडिंग अनलोडिंग होगा और कमोडिटी जो है उसका सैंपल लिया जाएगा। नाउ यहाँ पे हमारी एक कॉस्ट आ गई सैंपलर, ये हमें सैंपलर लेना पड़ेगा, हमें तारपुलिन लेना होगा, ठीक है। यहाँ उद्यम सखी की कॉस्ट है, यहाँ पर क्वालिटी चेक के लिए मॉइस्चर मीटर, तो मॉइस्चर मीटर की वन टाइम फिक्स कॉस्ट आ गई, ये हमें लेना है। देन उन्होंने मैनुअल मेथड से जो ब्रोकन और वेस्ट लिया है तो यहाँ भी हमें कुछ कटोरी या मतलब बाउल टाइप कुछ लेना होगा। देन प्राइमरी प्रोसेसिंग अगर हम करते हैं तो प्राइमरी प्रोसेसिंग के लिए जिसे चलना बोलते हैं ग्रेडर होगा वो लेना होगा। देन PP बैग्स लेने होंगे। देन वो वेइंग होगा तो वेइंग स्केल आएगा एक, और कंप्यूटेशन और प्राइस के लिए पर्ची देने के लिए हमें कुछ स्टेशनरी भी हमारे पास होनी चाहिए। उसके बाद पीजी उस माल को प्रोसेसिंग यूनिट या होलसेलर या कंज्यूमर को जिसको भी जैसे बेच देता है। तो ये सारी एक्टिविटीज को हमने इसलिए यहाँ लिस्ट किया है कि हमें ये पता चल जाए कि हर एक्टिविटी को करेगा कौन, पहले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, सेकेंडली उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या कॉस्ट हमें लेनी है बिजनेस प्लान में वो भी हमें यहाँ पर साफ साफ दिख जाएगी। तो हम जब भी कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट को हम दो तरीके से लेते हैं, वन इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका आउटपुट से कोई लेना देना नहीं होता। आउटपुट इन द सेंस कि अगर मेरे पीजी पे कोई प्रोड्यूस लेके आता है या नहीं आता है उससे कोई कनेक्शन नहीं है कि हमें VLAC का रेंट पे करना है या नहीं करना। अगर हमने विलेज लेवल एग्रीकल्चर सेंटर लिया है तो हमें उसका रेंट पे करना है चाहे हमारे पास प्रोड्यूस आए या नहीं आए। जस्ट लाइक अगर हमने कृषि उद्यम सखी की सैलरी रख दी है कि उसको मंथली हम लोग 1500 रुपए देंगे, तो ये 1500 रुपए हम जब उसको दे रहे हैं तो ये हमारी फिक्स कॉस्ट में काउंट हो जाएगा, क्योंकि चाहे प्रोड्यूस आए या नहीं आए
हमें ये 1500 रुपए भी उसको देने हैं। तो फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जिसका कि किसी भी तरह के आउटपुट से कुछ लेना देना नहीं होता, वो कॉस्ट आपकी लगनी है। जैसे मॉइस्चर मीटर है, अगर आप लेना है तो लेना है, वो फिक्स कॉस्ट में आएगा। बट वही अगर आप इस कृषि उद्यम सखी की सैलरी को इंसेंटिवाइज कर दो कि हम आपको 2 रुपए पर किलो प्रोड्यूस पे देंगे, जितना प्रोड्यूस आएगा 2 रुपए पर केजी देंगे, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट में आ जाएगा कि अगर प्रोड्यूस आया तो हमें ये पैसा देना है, अदरवाइज नहीं देना है। तो मैं रेडी, इज देयर एनी क्वेश्चन? यू हैव रेज्ड द हैंड। So we are ready. Is there any question from your side? No, sir. Please. Okay, then mute your mic, please. We are not listening. We are not able to listen you. तो ये सारी एक्टिविटी करने के बाद आपके पास एक बिजनेस प्लान का फॉर्मेट होगा, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है। ये जो बिजनेस प्लान का जो ये कृष्णा मूर्ति जी, आपका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। तो आपके पास ये फॉर्मेट ऑलरेडी होगा, तो आपको इसमें जैसे आप लोग अभी भरते होंगे तो इसको नेम ऑफ प्रोड्यूसर ग्रुप यहाँ डालते होंगे, देन उसका कोई कोड जनरेट होता है MKSP में, देन आप यहाँ पुट करते हैं विलेज, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, टोटल मेंबर्स कितने हैं, उनमें से SC कितना है, ST कितना है, OBC कितना है, अदर्स कितने हैं, नेम ऑफ कृषि उद्यम सखी, कमोडिटी 1 जस्ट लाइक व्हीट, मस्टर्ड, देन वो कब हार्वेस्ट हो रही है, कब वो कब वो प्रोड्यूस हो रहा है, कब हार्वेस्ट हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे टिक मार्क करते हैं। देन सारे अजम्पशंस जो मैंने आपको सर्वे के तौर पे बताए थे कि कितने मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, कितना सरप्लस उनके पास है, क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रही है अभी, क्या प्राइस हम ऑफर कर सकते हैं एज पर मार्केट सर्वे, वो आपको यहाँ लिखना है। देन बिजनेस एक्टिविटी PG क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कौन करेगा, कैसे करेगा, वो सारा यहाँ पे आपका मार्केटिंग प्लान आ गया, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट। देन फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आ गई कि कमोडिटी 1 क्या कितना होगा, कमोडिटी कितना होगा, प्रोक्योरमेंट कितना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा, एक्सपेंस कितना होगा। देन आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड फंड की डिटेल डालनी होती है, देन आप यहाँ पे साइन करते हैं और ये आपका बिजनेस प्लान सबमिट हो जाता है टू CLF। लेकिन इस बिजनेस प्लान को इतना इजी अगर ये होता तो हम लोग शायद वेबिनार ना कर रहे होते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हमें स्टेट पे जब हमने सर्वे भी किया तो उससे निकल के आया कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक ज्यादातर होती है वो कैलकुलेशन ऑफ अजम्पशंस होती है। अजम्पशंस क्या लें, कितना लें, उसकी कैलकुलेशन कैसे करें कि हम लोग यहाँ तक जो इस फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हो इसको अच्छी तरह से भर पाए। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन को भरने के लिए अजम्पशंस आपके सटीक होने चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और वो सर्वे से ही आए ऐसा ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक एक्सेल शीट बनाई है। वो एक्सेल जो टूल है वो टूल की तरह काम करेगा बिजनेस प्लान बनाने के लिए। वो टूल आप लोग जो भी यूज कर सकते हैं, उसको यूज करने के लिए आपको सिर्फ उसमें वैल्यूज पुट करनी है जो आपके सर्वे से आई है। वो सर्वे वाली जो वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मूला जिसमें लगे हुए हैं जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, वो आपको फर्स्ट पेज पे सारी कैलकुलेशन करके आपको एक बिजनेस प्लान इस तरह सेम फॉर्मेट में आपको निकाल के दे देंगे। तो वो जब निकलेगा उसका प्रिंट आउट लेना है और आपको वो सबमिट करना है। बट आपका सर्वे जो होना है वो सटीक होना चाहिए, वो रियलिस्टिक होना चाहिए। उसमें विलेज सर्वे, मेंबर सर्वे, देन आपका जो मार्केट सर्वे, ये तीनों के जो कंपोनेंट हैं ये उसमें आपको डालने हैं। कमोडिटीज का मार्केट सरप्लस कितना है, कितने मेंबर जुड़ेंगे, दैट ऑल थिंग्स आपको पुट करना है। वो सिर्फ बैक एंड कैलकुलेशन करेगा और आपको ये रेवेन्यू वाला जो सीन है यहाँ पर ये आपका फिलअप करके दे देगा। तो वो टूल, क्योंकि अभी हम 2 दिन से वेबिनार कर रहे हैं तो हमें काफी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है बाकी SRLM से। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। प्लीज आप हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट को टूल जब समझा रहे हो तो अच्छी तरह सुनना,
समझना। उसके बाद हम आपको एक ऐसा टूल भी डेवलप कर रहे हैं वेब बेस्ड, जो ऐप में होगा, जिसमें डायरेक्टली आपको वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वहां से भी वो एक्सेल मिल जाएगा। तो फिलहाल हम आपको सिर्फ एक्सेल टूल दिखा रहे हैं, आप वो एक्सेल टूल को अच्छी तरह समझिएगा। उसमें कोई क्वेरीज हो तो वो आप इन बिटवीन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में कर सकते हैं। तो मंजीत, आर यू देयर? यस सर। ओके, सो मंजीत नाउ अपनी शेयर स्क्रीन को शेयर करेंगे और आपसे बिजनेस प्लान कैसे बनना है उसको चर्चा करेंगे। ओवर टू यू मंजीत। यस सर, इट इज विजिबल सर? या स्क्रीन दिख रहा है सर? या इट्स नाउ विजिबल। गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि सर ने बताया कि बिजनेस प्लान कितना इम्पोर्टेंट है और उसको बनाते समय बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और रियलिस्टिक बेस होना चाहिए। अजम्पशंस जो हमारे हैं सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट होता है, और हमारा मार्केट सर्वे या फिर विलेज सर्वे और जितने भी सर्वे सर ने बताया प्री फॉर्मेशन एक्टिविटीज में, वो करते समय हमें थोड़ी सी क्लैरिटी रखनी चाहिए कि कौन से सर्वे जो हम कर रहे हैं, जो डिटेल हम ले रहे हैं, वो रियलिस्टिक बेस पे है या नहीं है। तो उसको बनाते समय जस्ट हमें ये वैल्यू पुट करनी है। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड टूल है, इसमें सिर्फ रॉ इन्फॉर्मेशन है जो आपको भरना पड़ेगा और बाकी की बैक कैलकुलेशन या। तो सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान 4 यहाँ पर पीजी का नाम भरना पड़ेगा कि किस पीजी के लिए आप बिजनेस प्लान बना रहे हैं। देन सेकंड, ऑटो जनरेटेड कोड, जो भी आपका जैसे सर ने बताया एनकेएसपी पोर्टल या फिर जिस पोर्टल पे आप रजिस्टर करते हो वहां से जो कोड को यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाती है कि आपका नेम ऑफ द विलेज। ये जो सारी प्रोफाइल है, ये जितना भी हाईलाइटेड एरिया ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन, फिल इन्फॉर्मेशन के नीचे वाले टैब में इन्फॉर्मेशन भरनी है। जैसे नेम ऑफ द विलेज, जिस विलेज में आपने पीजी रजिस्टर किया है वहां पर उसका नाम डालना पड़ेगा। वहां की ग्राम पंचायत कौन सी है उसका नाम डालना पड़ेगा। नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, और नेम ऑफ द ब्लॉक क्या है वो आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। देन आता है नियरेस्ट टाउन और सिटी इन द डिस्टेंस एंड किलोमीटर। जैसे क्या होता है सर ने बताया, जब हम सर्वे करते हैं या विलेज की स्ट्रेंथ देखते हैं तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मार्केट कहाँ पे है, क्या उसके विलेज के नजदीकी मार्केट है। तो जो मार्केट आपने सर्च की है, जहां पर आप माल बेचोगे, सर्वे किया है जहां पर पीजी माल को बेचेगा, तो वो कितने किलोमीटर दूर है वो आपको यहाँ पे किलोमीटर डालना पड़ेगा। देन डालना पड़ेगा कि रोड की कनेक्टिविटी कैसी है। जब आपने विलेज की फिजिबिलिटी एक्सेस की होगी तो वहां से पता चला होगा कि वो रोड वेदर रोड है या फिर कच्चा रोड है। देन आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज कैसी अवेलेबल है जिस विलेज में आपने पीजी रजिस्टर किया है वो आप यहाँ पे डालोगे। देन आता है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। वहां पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज कैसी है, मोबाइल फैसिलिटी अवेलेबल है या इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। देन आता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कैसी है, अनइंटरप्टेड है, इंटरमीडिएट है। जैसे मेरे एग्जांपल में मैंने इंटरमीडिएट ले रखा है, जैसे बीच में कट जाती है, 2 घंटे के लिए चली जाती है, 4 घंटे के लिए चली जाती है, या फिर अनइंटरप्टेड है, लंबे टाइम के लिए रहती है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन आता है जब आपने सर्वे किया होगा उस विलेज का जहां पर आपने पीजी रजिस्टर किया है, वहां पे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है वो आप यहाँ पे डालोगे। देन सेकंड थिंग होती है नंबर ऑफ हाउस होल्ड कितने हैं वहां पे, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन प्लीज म्यूट कर दीजिए माइक को। तो फिर उसके बाद आता है कि फीमेल फार्मर कितने हैं वहां पे, आपको वो नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब आपने सर्वे किया होगा तो आपको ये नंबर मिला होगा। अगेन फिर वो डालना पड़ता है कि लैंड होल्डिंग फीमेल फार्मर कितने हैं। आपको पता तो चल गया फीमेल फार्मर कितने हैं, उसमें से लैंड होल्डिंग कितनों के पास है वो आप यहाँ पे डालना पड़ेगा। नंबर ऑफ लैंडलेस फार्मर कितने हैं वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। फिर आता है नंबर ऑफ एसएसजी। जैसे हम बता रहे हैं कि एसएसजी को पुट करके हम पीजी का जनरेशन कर रहे हैं, एसएसजी को टेक ओवर करके पीजी को बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ एसएसजी का आपको सर्वे करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एसएसजी सेकेंडरी रिपोर्ट में मिल जाएगा और प्राइमरी सर्वे से भी आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में नंबर ऑफ एसएसजी कितनी है, उस एसएसजी में नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, और कितनी उनके पास में लैंडलेस जमीन है, और कितनों के पास लैंडिंग एकर्स में है और कितनी नहीं है, लैंडलेस जमीन नहीं है। मतलब कितने मेंबर्स के पास में, जैसे 10 पे, भाड़े पे या आड़तिया पे, जैसे हम किसी एक बड़े फार्मर के पास जमीन अवेलेबल है लेकिन हम उसको
बुआई के लिए या फिर अपनी हार्वेस्टिंग के लिए किराए पे ले लेते हैं और उसके बदले में हम कुछ हार्वेस्ट या रेंट या पैसा कुछ भी देते हैं वो यहाँ पे डालते हैं। कितने फार्मर ऐसे हैं जो वहां पर ऐसे काम करते हैं किराए पे लेके। फिर जैसा कि सर ने बताया था कि विलेज लेवल सेंटर, एग्रीगेशन सेंटर हम विलेज के अंदर में बनाएंगे, जिससे क्या फैसिलिटी होगी कि इजीली फार्मर उस विलेज एग्रीगेशन सेंटर में अपना माल लेके आ सकते हैं और पीजी भी कैन इजीली रीच टू वीएलएसी सेंटर। तो वो कितने डिस्टेंस पे है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन ले जाने की कॉस्ट होगी उसका पता होना चाहिए। उसके लिए हमें विलेज एग्रीगेशन सेंटर का पता होना चाहिए कि वो कितने दूर पे है। देन आता है ऑफिस रेंट पर मंथ। जैसे हम पीजी के लिए कोई ऑफिस वगैरह हायर कर रहे हैं कहीं पे किसी विलेज में, तो वहां पे चार्जेस क्या है, पर मंथ चार्जेस क्या है, तो वो हम यहाँ पे डालेंगे कि ऑफिस के चार्जेस क्या है। अगर कोई वेयर हाउस हम वहां पे रेंट पे ले रहे हैं तो डालेंगे, अगर नहीं ले रहे तो आपको जीरो रखना पड़ेगा यहाँ पे। देन होता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या नॉर्मली वहां पर आएंगे, तो आपको आइडिया होगा कि पर मंथ कितने, दोनों का मिला के, वेयर हाउस ले रखा वेयर हाउस और ऑफिस का मिला के और वीएलएसी सेंटर का मिला के, तो आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं वो आपको पर मंथ का यहाँ पे आइडिया डालना पड़ेगा। सर होता है जैसे सर ने बताया कि प्राइमरी प्रोसेसिंग का मस्टर्ड वाला एग्जांपल दिया था, अगर वो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाती और फार्मर्स के द्वारा पॉसिबल नहीं होती, मैनुअली पॉसिबल नहीं हो पाती और हमारे पास ऐसी कोई मशीन नहीं है, हमारी कोई प्रोड्यूस ऐसी है जैसे एप्पल की ग्रेडिंग के लिए होता है, हमारे पास मशीन ऐसी है कि भाई उसके लिए बड़ी मशीन चाहिए लेकिन वो किसी बड़े फार्मर के पास में है, तो क्या हम रेंट पे ले सकते हैं उसको? तो पीजी अगर वहां पे रेंट पे ग्रेडिंग करा के आ रहा है तो वो कितने पर क्विंटल के हिसाब से चार्ज कर रहा है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इससे हमारी ग्रेडिंग की, सॉर्टिंग की या प्राइमरी प्रोसेसिंग की, ये हमारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज है जो हमें पता चल पा रही है कि ये हमें करनी है, जिससे मेरी कॉस्ट का पता चल पाएगा। देन आता है कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन क्या चार्जेस लेता है। जैसे वीएलएसी से अगर वेयर हाउस हमने ले रखा है और वीएलएसी सेंटर से हम वेयर हाउस में लेके जा रहे हैं, तो उस डिस्टेंस के लिए कितने किलोमीटर पर रेट के हिसाब से चार्ज कर रहा है। और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन पर किलोमीटर, ये दूसरे वाले में होता है जब हम वेयर हाउस से मार्केट में लेके जाएंगे वहां पर क्या चार्जेस हो रहे हैं, तो आपको दोनों के चार्जेस रखने हैं। अगर आपके पास में वीएलएसी सेंटर में ही स्टोरेज की फैसिलिटी है और आप वेयर हाउस में नहीं लेकर जा रहे, तो आप यहाँ पे इसको जीरो कर सकते हो, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके पास में वेयर हाउस कुछ ऐसा है कि आपको वीएलएसी सेंटर से वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ता है और उसको ले आने के लिए कॉस्ट लगती है और वो कितने किलोमीटर पे है और कितने चार्जेस लगते हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। देन आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देना है ना वो, और ये सेकंड होता है कि आपको वेयर हाउस से या फिर वीएलएसी सेंटर से जब मार्केट में लेके जाना है, जो आपको ऊपर दिखाया गया था 10 किलोमीटर दूर है, तो उस मार्केट से ले जाने के लिए कितने पर किलोमीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्ट वाला चार्ज करता है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। तो पर किलोमीटर के हिसाब से पर राउंड का कितना लेगा वो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा, वो आपको रेट यहाँ पे डालना है। फिर आपको नंबर ऑफ राउंड पता लगाने पड़ेंगे कि अगर हम इतना क्वांटिटी खरीदते हैं तो हम कितने राउंड लगाने पड़ेंगे उसको मार्केट तक ले जाने के लिए, ताकि हमें पता रहे कि ट्रांसपोर्टेशन में अगर मेरे 5 राउंड लगेंगे तो 5 राउंड में 30 के हिसाब से 10 किलोमीटर हमारी राउंड का पता होगा, किलोमीटर का पता होगा और रेट का पता होगा। उससे क्या होगा, मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल, ये लोकल वाला वीएलएसी से वेयर हाउस का है और ये वेयर हाउस से या वीएलएसी से मार्केट का है। फिर होता है आपका वर्किंग कैपिटल लोन। जैसे कि सर ने बताया कि आपको जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप ये सीएलएफ को सबमिट करोगे उसमें दो टाइप के लोन मिलेंगे, वर्किंग कैपिटल लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को रिम्बर्स नहीं करना पड़ता, लेकिन वर्किंग कैपिटल लोन को हमें रिम्बर्स करना पड़ता है, स्केल अप करना पड़ता है, क्योंकि रोटेशन ऑफ मनी दिखाना पड़ता है जिससे बिजनेस अच्छा होता है। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए रोटेशन ऑफ मनी इज नेसेसरी, तो उसकी रोटेशन ऑफ मनी है। तो अब सीएलएफ एज पर एनआरएम गाइडलाइन जो एडवाइजरी है उसके बेस पे मैक्सिमम टू 7% चार्ज कर सकता है। तो आपको परसेंटेज यहाँ डालनी है, आपको 2% पे मिल रहा है, आपको 5% पे मिल रहा है या आपको 7% पे मिल रहा है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन होता है कृषि सखी ऑनरेरियम, कि हम जैसे सर ने बताया कि 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से जो भी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग है कि हमें उसे देना है, तो आपको यहाँ पे डालना कितने रुपए आप पर मंथ के हिसाब से कृषि ऑनरेरियम दे रहे हो वो डालना पड़ेगा। देन आता है नेम ऑफ द कृषि सखी, जो आपकी कृषि सखी है उसका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डाल दोगे। सर अगला होता है, फिर आपने कमोडिटी सिलेक्ट की होगी जब पीजी रजिस्टर किया होगा, तो आपने कौन कौन सी 3 कमोडिटी की है या लिस्ट डाउन करना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी कमोडिटी सिलेक्ट की है।
विलेज सर्वे की डिटेल डालने के बाद में आपका आता है कोमोडिटी डिटेल। कोमोडिटी डिटेल में आपकी सीजन साइकिल बनती है। जैसा कि सर ने बताया था कि भाई हमें पता होना चाहिए कब हमारी सोविंग होगी, कब हम एक्सपोर्ट सोविंग है, पी फॉर प्रोडक्शन है, एच फॉर हार्वेस्टिंग है। अगर हमें ये पता रहेगा किस टाइम पे, जैसे वीट और राइस 3 मेरी कोमोडिटी है, अगर मेरे को वीट का पता है कि सोविंग इस टाइम पे होगी, तो मेरे को पता होगा इस टाइम पे मेरे को इनपुट की रिक्वायरमेंट रहेगी, इनपुट की रिक्वायरमेंट रहेगी। एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन के टाइम पे थोड़ी फर्टिलाइजर की या जैसे पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। और हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर मेरे पास लेबर अवेलेबल नहीं है, अगर मेरा फार्मर और मेरी वे अवेलेबल नहीं है, हमें लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। ये उसने दोन है, दीदीचा एक आहे त्याच्या पण सापडा लागते लोक आता घरी माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। ओके, आई एम ऑडिबल सर? रविंद्र सर, आई एम ऑडिबल? Yeah. Then we have to enter the season cycle. Season cycle की किस टाइम पे उसका प्रोडक्शन होगा, किस टाइम पे उसकी हार्वेस्टिंग होगी, किस टाइम पे जो आपकी सोविंग होगी। जैसे आप टेम्पलेट में भी डालते हो वहां पे एच और पी, यहाँ पर मैंने सोविंग का और डाल दिया कि आप उसकी बुआई कब कर रहे हो। तो आपको ये सारी की सारी कोमोडिटी सीजन साइकिल का पता होना चाहिए एज पर कोमोडिटी जो आपने सिलेक्ट की है, ताकि उससे आपको अंदाजा लग सकता है किस टाइम पे किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, और वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल करती है हमें प्लानिंग करने में। तो इस वाले किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेंज योर हैंड। Now it's okay. Then second tab is output revenue. Output revenue. So at the time of survey हमें पता चला कि हमें commodity select कर ली, और सर्वे के टाइम पे हमने सारा सब कुछ पीजी का रजिस्ट्रेशन भी कर जुड़े हैं। नंबर ऑफ मेंबर टू बी एंटर हियर, तो नंबर ऑफ मेंबर जैसे 40, मैंने एग्जांपल लिया जिसमें मेरा पीजी है, उसमें मेरे 40 मेंबर है, तो मैं नंबर ऑफ मेंबर यहाँ पे डाल दूंगा। जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो प्रोटेक्टेड है, वहां पर आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो कैलकुलेटेड हो जाएगा और फॉर्मूला बेस्ड होगा। आपको जस्ट यहाँ पे नंबर डालना है जो हाईलाइटेड नहीं है कि कितने पीजी मेंबर है, और एक्सपेक्टेड कितने हैं कि मैं नए अगले आने वाले साल में उसमें मोबिलाइज कर लूंगा, कितने मेंबर और ऐड हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मैंने देखा कि भाई 80 मेरे 40 से 80 हो जाएंगे और तीसरे साल में 80-100 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ पीजी मेंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन टोटल क्रॉपिंग एरिया, कि वो अपना वीट में कितना क्रॉपिंग एरिया लगाना पाएंगे, वो कितने बंदे कितना जो उनकी क्रॉपिंग एरिया है उसमें वीट कितने एकड़ में उगाना चाहते हैं, और कितने एकड़ में वो शुगर केन उगाना चाहते हैं, कितने एकड़ में वो राइस उगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो क्रॉपिंग एरिया डाल देंगे एकर्स में। देन आता है कि जैसे वीट के लिए सीड्स की रिक्वायरमेंट, तो आपके 60 एकड़ के लिए कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। ये तब होगा जब अगर पीजी के थ्रू वो परचेज करना चाहता है। अगर वो पीजी के थ्रू वो सीड्स वगैरह परचेज नहीं करना चाहता, वो अपने आप ही जाकर फार्मर अपने आप ही जाकर वहां से लेने मेंबर अपने आप ही जाकर दुकानदार से या बनिए से लेकर आ रहा है, तो आपको वो कॉस्ट पीजी को नहीं लगेगी। लेकिन वो चाहते हैं कि पीजी के थ्रू हम परचेज करें, तो यहाँ पर वो नंबर ऑफ कितना अमाउंट रिक्वायर है पर केजी, मतलब केजी कितना रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। देन फर्टिलाइजर कितना रिक्वायर्ड है वो आपको डालना पड़ेगा, और पेस्टिसाइड कितना रिक्वायर्ड है। तो ये तीनों चीजें आपको पता लग जाएंगी कि उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि भाई ये उनको पीजी के थ्रू परचेज करना है। देन आता है आपका प्रोडक्टिविटी कितनी आएगी। जब आपको एक्सपेक्टेड हो जाएगा कि भाई 6 पर क्विंटल हमारा, मेरे अकॉर्डिंग मैंने जब एग्जांपल लिया है कि 6 पर क्विंटल मेरा प्रोडक्शन निकलेगा, तो 60 एकड़ में 6 पर क्विंटल के हिसाब से 360 क्विंटल मेरा हार्वेस्टिंग निकला है। आपके अकॉर्डिंग जो आप सर्वे करोगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर पिछले 3 सालों में कितनी प्रोडक्शन और कितना पर क्विंटल प्रोडक्शन होती है। आप वो सर्वे के बेस पे अपनी एजम्पशन यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरे पास टोटल हार्वेस्ट आ जाएगी 360। तो कितने परसेंट वो अपने कंजप्शन के लिए रखता है। लाइक अगर वीट है, वीट का कंजप्शन वहां पे जिस एरिया में ज्यादा वहां पे उसकी कंजप्शन
फार्मर अपने लिए भी रखता है, देन जो बचता है उसको वो आगे जाकर बेचता है, पीजी के थ्रू बेचता है या बनिए के थ्रू बेचता है। जब आपने सर्वे किया होगा ये पता लगा होगा, आरटीए के थ्रू बेचता है, तो आप कितने परसेंटेज वो अपने लिए कंजप्शन कर रहा है वो यहाँ पे परसेंटेज जानना पड़ेगा, तो उसे आपका ओन कंजप्शन निकलाएगा। देन कितना स्टोरेज लॉस, जब क्या होता है कि फार्मर के पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि वो उसको अच्छे से रख पाए, क्योंकि हम जो स्मॉल एंड मार्जिन फार्मर को टारगेट कर रहे हैं, तो कितना चांसेस है, कितने परसेंटेज चांसेस है यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन के कि वो लॉस में जा सकता है। तो आप यहाँ पे जस्ट नंबर ऑफ परसेंटेज डाल दोगे तो आपको ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि 18 क्विंटल गेहूं है जो कि लॉस में जा सकता है, उसका वेस्टेज में जा सकता है, स्टोरेज में जा सकता है। तो उसके बाद में फार्मर के पास में जब आप ये फॉर्मूला देखोगे, इसमें से ये माइनस हो गए और ये माइनस हो के ये बचा है, ये फार्मर आगे बेच सकता है, मे बी वो पीजी के थ्रू बेच सकता है, मे बी वो आरटीए के थ्रू बेच सकता है, विलेज ट्रेडर के थ्रू पड़ेगा। जब हम पीजी की बात कर रहे हैं तो पीजी के थ्रू जब वो बेचेगा तो कितना परसेंटेज ऑफ जो उसका मार्केटेबल सरप्लस बचा है वो पीजी के थ्रू बेच सकता है। मे बी देयर मे बी चांसेस कि वो सारा का बेचे। तो हमने एग्जांपल लिया, जमसन लिया, जब आप सर्वे करोगे आपको पता लग जाएगा कितने फार्मर है, कितना परसेंटेज अपने प्रोडक्शन का बेचने के लिए एग्री कर जाएंगे, इंटेंडेड फार्मर कितने परसेंटेज है, तो वो आप यहाँ पे परसेंटेज डालोगे तो आइडिया हो जाएगा कि मार्केटेबल सरप्लस जो पीजी परचेज कर सकता है अपने फार्मर से वो कितना है, 138.6 केजी, 6 क्विंटल। तो किस रेट पे परचेज करेगा, पर क्विंटल का रेट ये आपको मार्केट सर्वे से पता चलेगा। जब आपको पता होगा कि भाई मैं पीजी जब अनाउंस करेगा वीएलईसी सेंटर के टाइम पे, कि अनाउंस कर देगा कि भाई इस रेट पे पीजी परचेज कर रहा है, फार्मर आकर वीएलईसी सेंटर पे अपना माल बेच के जाएंगे और वहां से, जैसे कि सर ने पूरा एक्टिविटी बताया था कि पूरी की पूरी सैंपलिंग होगी, लोडिंग अनलोडिंग होगी और नीचे जाकर वेटेज वगैरह होगी और लास्ट में उसको स्लिप कितना क्विंटल दिया होगा उस रेट की उसको स्लिप मिल जाएगी। और टोटल प्रोक्योरमेंट, ये जो पीजी वहां से फार्मर से खरीदेगा वो उसकी परचेज का पार्ट बनेगा, वो उसकी प्रोक्योरमेंट बनेगा, ना कि वो रिवेन्यू बनेगा। अब पीजी उसको परचेज करके तो ये वीट की परचेज आ जाएगी। देन आफ्टर उसके बाद में ऐसा चांसेस होता है कि जैसे वीएलईसी सेंटर से वेयर हाउस का मैंने बताया कि वो कैरी करेगा, या फिर वीएलईसी सेंटर पे देर में भी चांसेस की थोड़ा बहुत लॉस होने के, वेस्टेज होने के चांसेस है, या फिर जैसे खराब हो गया कुछ दाना वगैरह, या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो हमारे पास में वहां स्टोर की थी, उसमें कुछ चांसेस है कि वीएलईसी सेंटर में भी खराब हो जाए, तो कितने परसेंट चांसेस है कि खराब होने के चांसेस है, अब यहाँ पे परसेंटेज डाल देंगे। तो आपकी पीजी के पास में अब आ जाएगी कि टोटल नेट क्वांटिटी कितनी है जो पीजी आगे मार्केट में सेल कर सकता है। देन ये ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी। देन यू हैव टू एंटर जस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कि किस प्राइस पे वो आगे मार्केट में बेचेगा, पीजी किस प्राइस पे, क्योंकि जब आपने मार्केट सर्वे किया होगा, आपने किसी के प्रोसेसर से बात की होगी या मंडी एजेंट से बात की होगी कि भाई हमारे पास में इतना क्वांटम रहेगा, हम इतने पे बेचेंगे, तो प्राइस कितना होगा वो आप यहाँ पे डाल दोगे, एक्सपेक्टेड प्राइस के इतने पे तो बिकेगा, आ जाएगी कि हमारी टोटल रिवेन्यू कितनी बनेगी, पीजी की टोटल रिवेन्यू कितनी बनेगी, 411,642। उसके बाद में ऐसे ही राइस का रहेगा, राइस में भी आपको प्राइस डालना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ लॉस डालना पड़ेगा और ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। ऐसे ही शुगर केन का जो आपकी कमोडिटी है, कमोडिटी के अकॉर्डिंग आप डालते चले जाएंगे और आपका ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपकी टोटल इनकम, यानी तीनों से पूरे साल के अंदर में आपने कितना कमाया, कितना बेचकर कमाया, वो आ जाएगा 807,206। ये आपकी सेल हो गई, पीजी की सेल हो गई 807,206 में। पीजी की कुछ कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट में सबसे पहले आएगा प्रोक्योरमेंट, जो उन्होंने फार्मर से परचेज किया होगा वो उनको वापसी करना होगा। तो कितना परचेज किया था, जैसे गेहूं का था 346,500, ये यहाँ से ऑटो कैलकुलेट होके नीचे आ जाएगा अपने आप से। ये सारा फॉर्मूला लिख के आपको डालनी है। ऐसे ही राइस का आ जाएगा, ऐसे ही शुगर केन का आ जाएगा और ऐसे ही इनपुट वगैरह का आ जाएगा जो आपने ऊपर डाला था कि इनपुट की रिक्वायरमेंट कितनी है, इनपुट की ये फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सारा ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी पीजी को और पीजी आगे कितना उसको देगा। ये सारे की सारी ग्रेडिंग का जैसे हमने वहां से कनेक्ट किया था कि विलेज वाली प्रोफाइल में कितने रुपए के हिसाब से कितना क्विंटल चार्ज करेगा, तो अपनी ग्रेडिंग करवानी पड़ेगी, तो हमारे कितना कैलकुलेट होके आ जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन का मार्केट वाला भी ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा, जैसे ही आप उसको रॉ फील्ड को भरोगे। तो इसके बाद है गनी बैग और पीबी बैग।
जैसे आपको पता है कि आपको इतने क्विंटल के लिए कितने गनी बैग, कितने अमाउंट की गनी बैग की या पीपी बैग की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये हाईलाइटेड नहीं है, ये आपको खुद से डालना पड़ेगा कि कितनी, क्योंकि ये बेस्ड ऑन द कमोडिटी रहेगा कि आपको इतने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो इसकी कॉस्ट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। कॉस्ट आपकी ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी। देन आपका आता है रेंट वगैरह, ये भी सारा फॉर्मूला बेस्ड लिंक है वहां से कि ऑफिस का रेंट कितना जाएगा, यूटिलिटी क्या नाम है, इलेक्ट्रिसिटी का कितना रेंट जाएगा, और कलेक्शन सेंटर का क्या रेंट जाएगा, और कृषि सखी को कितना ऑरेरियम देंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी हमने परसेंटेज वहां पे डाला था, और हमारा जो लोन होगा ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगी कि हमारी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। मेरा टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा कि मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ये है। आता है ये हमारा म्यूट कर दीजिए प्लीज, वो भी उसको बसेगा यार। समझा प्लस पेटा डाल जनता पे में खराब होते हो इतना जरूरी है। वो नंबर कितना रही कितने पैसे होते हैं इसका? माइक ओके। देन ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पता, टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो क्या रहेगी, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। देन आपकी आती है फिक्स कॉस्ट, जो कि हमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हम परचेज करते हैं, जैसे कि वेइंग मशीन, मॉइस्चर मीटर हो गया, या सैंपलर हो गया, या टारपोलिन हो गया, तो जो भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगा यहाँ पर आपको जस्ट यहाँ पे फिल करना है क्या रिक्वायरमेंट है और कितने अमाउंट लगेगी इसमें, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये सारी एडिटेबल रहेगी कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। इससे आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी कि इतना फंड आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। उसके बाद में जैसे आपका टोटल प्रोक्योरमेंट ऊपर से कैलकुलेट होके आ गई, इनपुट का ऊपर से कैलकुलेट होके गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गई, और ये सारा सब कुछ इन चारों का अगर आप टोटल कर रहे हो तो आपको 865, 90, 76 जो है वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। लेकिन वर्किंग कैपिटल लोन आपको एक टाइम पे तो उतना नहीं मिल सकता, क्योंकि पीजी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 1,50,000 तक जा सकते हैं। तो वो ये आपके बिजनेस सीजन प्लान के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। जैसे वीट के लिए आपका सीजन प्लान क्या है, उसका वीट के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ऐसे ही राइस के लिए सीजन प्लान क्या है, या राइस में आप 2 बार प्लानिंग करोगे या शुगर केन में 3 बार प्लानिंग करोगे, तो आपकी साइकिल कितनी बनेगी वो आप यहाँ पे डाल दोगे। ऐसे ही डिवाइड होके आपकी टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकल के आ जाएगी। तो टोटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल वर्किंग कैपिटल प्लस आपकी फिक्स कैपिटल, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी कि आपको टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी रिक्वायरमेंट है, 246,494। इस वाले टैब में किसी को कोई डाउट है इंफॉर्मेशन फिल करने में, या फिर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। हेलो, am I audible सर? यस सर, यस सर, यस सर। जैसे आपने अभी कैलकुलेशन शीट बताया, इसके अंदर 50,000 रुपये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसको आपने फॉर्मूला सीध किया है कि वो 50,000 के ऊपर 50,000 के ऊपर उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लेगा, वो क्या मोर देन 50,000 लेगा? एक्चुअली वो कैलकुलेशन तो 50,000 से ऊपर ले सकता है, लेकिन एज पर गाइडलाइन आपको पता है कि आपको कौन कौन से खरीद सकते हो, तो वो मैक्सिमम तो 50। मंजीत, आप कौन से स्टेट से हैं? क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं 50,000 वाला। महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, बीड महाराष्ट्र से। ओके, महाराष्ट्र से। सो जो एनआरएलएम ने ऐसी गाइडलाइन निकाली है, उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट है वो आपका 50,000 स्टेट ने कैप लगा रखा होगा, बिकॉज जो भी आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी आपके पीजीज बने हुए हैं, उनमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो वेइंग स्केल, मॉइस्चर मीटर, टारपोलिन, सैंपलर इनकी रहती है, जो कि अंडर 50,000 आ जाते हैं। अगर आप कोई बिजनेस प्लान इस तरह का दे रहे हैं जहां पर थोड़ा ज्यादा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लग सकता है और वो रियलिस्टिक है, तो उसे स्टेट अप्रूव कर सकता है, क्योंकि एज पर एडवाइजरी जो रिलीज हुई है एनआरएलएम के थ्रू, उसके थ्रू वो रिलीज कर सकता है। तो हमने यहाँ पर इस तरह की कोई कैप नहीं लगाया है कि 50,000 के अबव वो नहीं लेगा। मीनवाइल इफ स्टेट रिक्वायर्ड दिस थिंग, तो वो लोग स्टेट एनआरएलएम को लिख सकता है कि उनको जो ये एक्सेल टूल चाहिए जिसमें कैप लगा होना चाहिए कि मोर देन 50,000 ना आए, तो दैट वी कैन डू। फिलहाल हमने, क्योंकि जो अदर स्टेट्स हैं जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वो हैं, तो वो
उनका बजट भी ज्यादा है, तो वो उस हिसाब से काम करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ कोई कैप नहीं लगाया है, बट अगर स्टेट रिक्वायर्ड करता है तो हम यहाँ कैप लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, यस, नेक्स्ट इज टी श्रींग भूटिया, you have another question? Sir, Yes. yes, sir. My name is Shirin. I'm from West Bengal, sir. So, sir, I Okay. was just going to clarification. Like, for example, when you say cycle, is it only a single crop cycle you're talking about? Or, for example, if the PG is working in, let's say, with the 4 commodities, right? So, it's a seasonal base. So, to get the overall value, do we put, let's say, so there is a four crops, each done in a 1 cycle. So should we put a 4 cycle over there or only a 1 cycle? Okay, so Mr. Bhutia, what is the guideline says that there is a repayment of the loan from the working capital of the CLF first. So we have taken here the cycle wise business. So you just write 1 season of the business. First business plan, first season business, second season business, third season business. So you are taking four crops. So you just write all the seasons while making the business plan, and then divide into season plan and this all other plans. Okay, so you also have season plan and cycle wise planning. So you have to repay in every season. After every season, you have to repay the loan to the CLF, and then in every starting of the season, you require the loan, working capital loan again from the CLF. That is the guideline. Okay, so that means, so for example, you gave a crop-wise description of when it is grown and everything. But when we are putting the cost, like you have said, for example, you have said a transportation cost, right? So will I be putting only for one, or will I be putting for the, let's say I'm doing a 4 crop in a season, so 4 crops total cost I'll be putting over there. So your voice is fluctuating. So can you write your query in the chat box? Okay, sir. I'll do that. Yeah, because your voice is fluctuating. Sure. With your mail ID, you can write there. So I can reply on your mail as well. Okay, sir. Sure. Okay, I'll write you, sir. Okay, is there any other questions from any one participants? किसी और का कोई प्रश्न इसको लेकर? Yes, Anuj. Who is sharing the screen now? Who is? I'm from Telangana, sir. 1 minute, someone is sharing. Yeah, मैंने कर दिया. Okay. Yeah, Anuj. Yeah. सर इससे पहले जो हम लोग बिजनेस प्लान प्रोसेस कर रहे थे उसमें सर एक्चुअली हम लोग जो भी हमारी साइकिल होती है हम उसको मतलब जो हमारी कमोडिटी है हम उसको डायरेक्टली 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग 12 साइकिल्स लेते हैं सर। तो सर अब जो साइकिल्स होगी वो सर हम लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब 3 महीने में हमारी कितनी साइकिल पॉसिबल है। यस अनुज, अगर आप गाइडलाइंस को देखेंगे तो वहां पर जो आपका साइकिल्स है उसका भी दिया हुआ है कि अगर आप एग्रीकल्चर कमोडिटी में कर रहे हैं तो आपका जो वर्किंग कैपिटल जो उसको जाएगा आपके पीजी को जाएगा फ्रॉम सीएलएफ वो 10 दिन की कमोडिटी से ज्यादा नहीं जाएगा। सो आप जब भी सीजन प्लान बना रहे हैं उसमें आप ये देखिए कि आपकी साइकिल वाइज 10 डेज की साइकिल में आप कितनी कमोडिटी प्रिक्योर कर पा रहे हैं और कितना आप उसको वापस वर्किंग कैपिटल को रोटेट कर पा रहे हैं। इन द केस ऑफ कि आप अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में या जो पेरिशेबल कमोडिटी में काम कर रहे हैं तो जो वर्किंग कैपिटल का जो लोन जाएगा सीएलएफ से पीजी को वो 3 डेज का एक कैप लगा हुआ है कि 3 दिन से ज्यादा की क्रॉप नहीं जाएगी। तो नाउ आपका बिजनेस प्लान ये बताएगा कि आपके पास अगर 3 दिन में मेंबर्स आते हैं और वो क्रॉप देते हैं तो वो कितनी क्रॉप देके जाएंगे, कितना पैसा पीजी को चाहिए। तो उसके लिए आपको सीजन प्लान एंड देन साइकिल प्लान अकॉर्डिंगली पेरिशेबल कमोडिटी है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। मतलब साइकिल प्लान एंड दिस सीजन प्लान, जो सीजन प्लान और साइकिल प्लान है ये बिजनेस प्लान के टुकड़े हैं कि आपको बिजनेस प्लान को तोड़ना है पहले सीजन प्लान में, देन सीजन प्लान को तोड़ना है साइकिल प्लान में। यस सर। Hi, I have a question. Can I? Yes, please. Yes, sir. Yes, so my name is Nilanjan. So I'm talking on behalf of GT, it's TSA to WBSRLM. So the whole assumption here is about the PG doing
buying and selling, what about if there is a scope of a joint production and stuff like that? So many of the PGs will be producing collectively and then kind of going into aggregation, or not? I mean, So, not aggregation. Mr. Sheikh Ahmed, the producer groups, sorry to interrupt, but the producer groups are for aggregation and marketing only as per guideline advisory going by the NRLM. The PGs are promoted only for their aggregation and then marketing only, not to production. Production, there are local groups who produce the organics. So under PG funds, we can't promote the production side. Okay, so basically you are saying that there is a possibility of a business and the PG wants to promote it. I mean, suppose a fishery and they want to hire a joint, they want to do the fishing collectively. That is ideally not encouraged under this particular intervention, right? That is now second chapter. Okay, you are going in the livestock now. So there is fisheries, there is poultry, and there is this gottery. These business are there. So there may be business model is something changed. So you have to check with the NRLM that what guidelines are for the livestock things. So just check. Okay. I also check with which state you are from. Bengal. Bengal. Okay. So we will in touch with Bengal SPM. Mr. Shah is there, right? Mr. Shah is there. Yes. Okay. We will contact him. Okay. Thanks. मेरा एक सवाल था सर, मेरा एक सवाल था, ये जो विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर की बात हो रही है, ये तो मल्टीपल पीसीज का एक होगा? सॉरी, आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। आई थिंक आप लोग सारे एक आसपास हैं या प्लीज। मैं ये बोल रहा था, ये विलेज लेवल कलेक्शन सेंटर की बात जो हो रही है, ये तो मल्टीपल पीसीज का एक ही होगा ना, या नहीं, हर पीजी का एक हो सकता है, बिकॉज हर पीजी का कमोडिटी हो सकता है अलग हो। मान लीजिए आपका एक पीजी बिजनेस कर रहा है वीट प्रोक्योरमेंट पे, तो उसके लिए आपको आप सिर्फ उसको पीजी का जो बिजनेस मॉडल है वो सिर्फ एग्रीगेशन का है, वो ग्रेडिंग का नहीं है। बट सेकंड पीजी उसी वीट में कर रहा है, बट वो एग्रीगेशन के साथ साथ प्राइमरी प्रोसेसिंग भी कर रहा है, तो उसका वीएलएसी अलग तरह से बिजनेस मॉडल है, वो अलग तरह से काम करेगा। तो इसका कॉस्ट तो बढ़ जाएगा ना, हर एक पीजी का अपना अपना रहेगा, तो फिर हर एक पीजी का एक कॉस्ट दिया हुआ है एनआरएलएम की तरफ से, जिसमें आपको अगर गाइडलाइन आप देखेंगे तो हमें हर पीजी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट और हर पीजी के लिए वर्किंग कैपिटल का प्रावधान है। हाँ, वो पता है, वो हमें पता है। 2 लाख का टोटल है, 50 और 1.5 का सर्विस है। ओके, ठीक है। और अगर आपको कॉस्ट बचाना है तो अमित जी अपन ये भी कर सकते हैं कि आप एक विलेज के अंदर एक पीजी में अबाउट 20 मेंबर्स, मतलब 50-60 मेंबर्स का भी आप प्रोड्यूसर ग्रुप बना सकते हैं और उसके बीच में एक विलेज लेवल एग्रीगेशन सेंटर खोल सकते हैं। जी, वैसा ही कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे यहाँ पे ये कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाएगा, स्पेशली हिली एरिया में। Okay, so any other queries? सर जी, ये लोन सीएलएफ से मिलेगा ना पीजी को? पीजी को वर्किंग कैपिटल है वो सीएलएफ से जाएगा। इवन सीएलएफ के अंडर में ही आपका ये प्रोड्यूसर ग्रुप आता है, तो सीएलएफ से ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी जो होगा वो भी सीएलएफ से जाएगा। जब बिजनेस प्लान पीजी जो होगा वो सीएलएफ को देगा, सीएलएफ आपके बीएमएमयू को देगा, बीएमएमयू डीएमएमयू, डीएमएमयू से एसएमएमयू जाएगा और वहां से फंड रिलीज होगा सीएलएफ को, और सीएलएफ फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसको देगा। देन आफ्टर सबमिटिंग द सीजन प्लान, उसके बाद वर्किंग कैपिटल का लोन आपका सीएलएफ देगा और वही आपका इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है सर, ये पीजी को सीएलएफ में मेंबरशिप लेना पड़ेगा सर? मेंबरशिप नहीं, ऐसा कुछ मेंबरशिप का नहीं है। आपको इसको एमकेएसपी पोर्टल रजिस्टर करना होगा और वहां से कोड जनरेट होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? हेलो सर, नमस्ते, मैं मुकेश पाटीदार बोल रहा हूँ सर, फ्रॉम एमपी से। जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे पुराने पीजी को अगर जो 1,50,000 फंड जो मिल चुका है, उनको अगर हमको प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ ले जाना है, तो जो अगर मतलब एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लग रहा है, तो वो क्या उसके लिए प्लान सबमिट फिर से करना पड़ेगा? देखिए, ये बात आपकी ऑलरेडी मनीष जी से भी हो चुकी है और अनुज जी भी यहाँ पर अवेलेबल हैं।
तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि चूंकि प्रोड्यूसर ग्रुप का जो गाइडलाइंस में है वो एग्रीगेशन और प्राइमरी प्रोसेसिंग तक है, उसके बाद अगर वो प्रोडक्शन और उसमें जाता है आपका प्रोडक्ट बनाने में जाते हैं, तो आपको चूंकि आपका जो पीजी है वो रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है, तो मे बी देर स्टेट वाइज लाइसेंस प्रॉब्लम्स, एफएसआई लाइसेंस प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स अराइज हो। उससे अच्छा है कि हम लोग उन पेजेस को क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाते हुए, मतलब क्लस्टर उनको एक फेडरेट करते हुए फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी प्रेजेंटेशन में बताया है कि हम लोग जो पीजी प्रमोट कर रहे हैं वो कम से कम हम ये विजन लेके चले कि वो जितने भी पीजी उस क्लस्टर के अंदर आ रहे हैं वो सारे के सारे एक दिन इस तरह की स्थिति में आ जाए कि हम उनको फार्म प्रोड्यूसर कंपनी में कन्वर्ट कर दें। यस सर, एफपीओ तो बन गया है सर हमारा। एफपीओ बन गया है तो सारे पीजी उसमें कन्वर्ट उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। उसको बोलते हैं पीजी का ग्रेजुएशन। गाइडलाइंस में भी क्लियर लिखा हुआ है क्लस्टर लेवल अप्रोच लेते हुए हमें पीजी को ग्रेजुएट करना है। पीजी को हमने 3 साल बढ़ा दिया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, नाउ अब उनको हमें बड़े स्कूल में भेजना है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सर। क्वेश्चन सर। यस Excuse me, sir. प्लीज म्यूट योर माइक। हेलो। यस प्रदीप जी। Yes, sir. We are forming a FPO in Johara block, or that is related to the Kalin. Kalin मतलब non farm, right? Yeah, non farm. So sir, how do you connect all PGs with that FPO, sir? Because that is in process, or we have just given all the documents to the CA, and board of member have chosen already, or FPO is in process. Okay, good. Which state you are? Sir, I am from MP and MP Morena. district? Morena. Yes, sir. Okay. So, sir, how can we join other agriculture PG with that FPO? So you are promoting for Kali, so your produce is too different from the agriculture commodity. So हमारे क्या जितने भी प्रोडक्शंस है वो कम से कम सिमिलर होने चाहिए। मेंबर्स जैसे हम एसएचजी में लेते हैं सिमिलर काइंड ऑफ मेंबर, ऐसे हम पीजी में सिमिलर प्रोड्यूस के मेंबर लेते हैं और उनसे पीजी बनाते हैं। अगर आप एफपीओ डायरेक्टली एफपीसी बना रहे हैं नॉन फार्म में तो उसमें पीजी का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ओके सर। तो यानी तो फिर अगर तो आप एफपीओ बनाइए और एफपीओ के अंदर आप मेंबर को जोड़िए। हाँ, 300 मेंबर्स जोड़ना है हमको, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 10 मेंबर्स हैं, जो उसमें से 5 मेंबर्स उसके वो रहेंगे। मुरैना में तो ऑलरेडी एक एग्रीकल्चर में प्रोड्यूसर कंपनी चल रही है ना, चंबल के नाम से। एक वो भी चल रही है सर, अभी एमजी वाला हमारा प्रोसेस में है सर एफपीओ। हाँ, और एक डेयरी रूट का भी एफपीओ हमारा प्रोसेस में है, वो अदर एरिया सर। सर एक क्वेश्चन है ना? जी 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 सर जी सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। जी बताएं सर। जैसे कि कुछ मतलब 1-1.5 साल पहले जो पीजी फॉर्म हुए थे, तो उन्होंने अभी तक कोई रिटर्न नहीं किया है, तो उनको कोई गाइडलाइन किसी ने बताया नहीं। और जब मैं ज्वाइन हुआ जुलाई में, तो मैं मिला तो उनको या तो वो सेल्फ मिसगाइड हो गए। वो कह रहे हैं कि हमको ये बताए इसका तो पैसा भरना ही नहीं पड़ता रिटर्न पीजी से। अच्छा, यस सर। तो उसके लिए आप एक बार स्टेट से बात कीजिए। आपके स्टेट में अनुज जी हैं, है ना, मनीष जी हैं, एक बार उनसे बात कीजिए कि इसको कैसे करेंगे। और अगर स्टेट सेंट्रल को लिख के देता है देन हम लोग उसमें इंटरवीन कर सकते हैं कैसे करना है। ओके, थैंक यू। क्योंकि स्टेट पैसा रिलीज कर चुका है उनको पीजीज को, आप जिसे बता रहे हैं, नाउ इट्स स्टेट मैटर। ठीक है प्रदीप जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। ओके, थैंक यू। यस मिस्टर दिनेश। सर नमस्ते, मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है कि हमारा तेलंगाना स्टेट में मंचिराल डिस्ट्रिक्ट में हम एक एफपीओ बना दिए,
उसमें 100 तक एफपीजीज को मेंबरशिप ले लिया जी। ओके। अभी वो पूरा एफपीजीओ का ये बिजनेस प्लान बनाने का है, नहीं तो ये एफपीओ एक ही एफपीओ को बिजनेस प्लान बना सकते हो जी। ठीक है, आप बनाइए इनका बिजनेस प्लान एफपीओ का। हम फिलहाल पीजी की बात कर रहे हैं, एफपीओ के लिए एक अलग से मीटिंग करेंगे बाद में। अभी उसमें तो हम एफपीओ की ही बात करेंगे पूरा। सर अभी तो 100 एफपीजी है ना, 100 एफपीजी को एक ही हमारा जो कम्युनिटी है वो प्लेन एरिया है, वो राइस एरिया है, पूरा पहाड़ी मिलेगा ना। ओके, तो 100 पीजी को कर रहे हो या 100 मेंबर्स को कर रहे हो आप? नहीं 100 पीजी से मिला के एक एफपीओ बना दिए। तो कितने मेंबर्स हुए उसमें? आसपास 1500 मेंबर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बनाइए, आप बनाइए, एक मॉडल बनाइए और उसका थोड़ा नोट भेजिए फिर सेंट्रल में कैसे आपने किया, जिससे हम और स्टेट को भी लर्निंग दे सके। सर यस सर। ओके, थैंक यू। हेलो सर। जी सर, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ जी। एमकेएसपी पोर्टल पे हमने सब पीजी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन सर वहाँ से एनआईसी कोड जनरेट नहीं हो रहा सर। उसका कोड अभी आपने कहा कि कोड जनरेट हो जाएगा, लेकिन वहाँ किस से तो स्टेट कोड से हैं जनरेट आप? नहीं हो स्टेट रहा। बताइए अपना। महाराष्ट्र सर, महाराष्ट्र। ओके, तो आप एक मेल दे दीजिएगा आपके महाराष्ट्र एसपीएम को, और एसपीएम उसको सेंट्रल को दे देगा, शबाना जी को, और फिर वो सॉल्व हो जाएगा मैटर। ओके, सो एनी अदर क्वेरी फ्रॉम एनीवन? सो या फिर हम आगे बढ़े? ओके, सो मंजीत, हाँ आपका हो गया तो थोड़ा सा लेट है सर। ठीक है, आप आगे बढ़िए। हाँ जी। तो जैसे कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देंगे, ये सारा का सारा आपका फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा, और जो आपको फाइनल पेपर सबमिट करना है ये ऑटो लिंक होके आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी अभी सबमिट कर रहे हैं। जैसे सर ने दिखाया था फाइनल प्रोजेक्शन वाला जो हम सबमिट कर रहे थे, उसमें ईयर 1 का दिखाया था, इधर हमने ईयर 2 ईयर 3 को भी डाल दिया है। इसमें तीनों सालों का आपका ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा कि आपका पूरा साल का क्या वर्किंग रहेगा, क्या नहीं रहेगा। और नीचे की तरफ में आपकी फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये दोनों वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कितना रिक्वायर्ड है और टोटल कितना रिक्वायर्ड है, ये होके आ जाएगा। एंड ये नीचे आपको प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर जिसके साइन करने हैं, साइन करके आप ये सबमिट कर सकते हैं। दैट्स ऑल सर। हेलो। हाँ मंजीत। हाँ सर, हो गया आपका कंप्लीट हो गया। हाँ जी। तो इस तरह से ये जो एक्सेल शीट है जो अभी मंजीत जी ने आपको दिखाई है, ये सारा का सारा फॉर्मूला बेस्ड हमने बनाया है। इसमें आपको सिर्फ जहां जहां वैल्यू पुट करनी है वहां पे आपको वैल्यू पुट करते हुए जो भी आपके सर्वे से रिजल्ट्स आए हैं वो आप पुट कर सकते हैं। एंड देन आपको जो फॉर्मेट है, जो सिलेक्टेड फॉर्मेट है, वो आपको यहाँ से मिल जाता है। उसी के साथ मैं आपको एक चीज शो करता हूँ चीज, जिसमें हमने इसका वेब बेस्ड भी बनाया है। ऑल्दो वेब बेस्ड जो है वो एग्रीकल्चर कमोडिटी के लिए फिलहाल, उसे हम आगे स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उसको हम और भी डेवलप कर रहे हैं। सो इसमें किस तरह से होगा, ये किस तरह से आपको आईडीज मिलेंगी और कैसे ये बनेगा। सो लेट मी शो यू माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल। समवन हैज कम प्लीज। यस सर, विजिबल। ओके, यस सर। सो आपके जब हम आपके स्टेट्स को एक लॉगिन आईडी देंगे, जो कि लॉगिन आईडी कुछ इस तरह से आपके सामने विंडो खुलेगी, और इसमें यहाँ पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जब आप डालेंगे और साइन इन करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ये वो पूरी की पूरी चीज जो अभी मंजीत जी ने आपको एक्सेल शीट में बताई थी, उसको हमने वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर में कर दिया है। वो सारे नंबर जो आपको वहां डालने थे वो यहाँ डालने हैं। जैसे आपको विलेज प्रोफाइल डालनी है तो हमने यहाँ पे, चूंकि मिनिमम एरर हो, स्पेलिंग का एरर ना हो, हमें पता चल जाए, इसलिए हमने जैसे यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे आप, उसके ब्लॉक्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके फॉर्म हो जाएंगे। जैसे हम अनंतपुर लेते हैं, ब्लॉक्स यहाँ पे आ गए हैं। देन आपको यहाँ पे विलेज का नाम एंटर करना है।
उसके बाद आपको ग्राम पंचायत, इस ब्लॉक के अंदर में ग्राम पंचायत जो भी होंगी वो यहाँ शो हो जाएंगी। उसके बाद आपको जैसे जैसे मंजीत जी ने जो आप एक्सेल में भर रहे थे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, कम्युनिटी फैसिलिटी क्या है, विलेज प्रोफाइल की, कितने हाउस होल्ड्स हैं, कितने फीमेल फार्मर्स हैं वहां पर, एसएचजी के पास कितनी लैंड है, विलेज सेंटर जहां आप देख रहे हैं वो कितनी दूर है, ये सारे डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ पर कमोडिटी भी चूज कर सकते हैं। मोर देन वन कमोडिटी भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। देन आप आउटपुट रेवेन्यू के अंदर जाएंगे, वहां पर आप यहाँ पे 3 तरह की कोई भी कमोडिटी जो आपने सेलेक्ट की है वो यहाँ पे आ जाएगी। देन आप जो भी एक्सेल में जो वैल्यू पुट करनी थी वो आप यहाँ पे करते जाएंगे, और जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स अभी कंसल्टेशन में है, प्रोडक्ट्स यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे मॉइस्चर मीटर हुआ, आपका वेइंग स्केल हुआ, पीबी बैग्स हुए, वो जो भी डालना है वो कितने हैं क्या है क्वांटिटी यहाँ डालते जाएंगे। ईयर 2 का डालेंगे सेम चीज ईयर 3 में डाल देंगे। एंड देन इसको जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने जो एक्सेल शीट है मंजीत जी ने दिखाई थी वैसे के वैसे एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको हम जल्दी स्टेट्स को दे देंगे और स्टेट्स आपको ब्लॉक्स को एंड डिस्ट्रिक्ट को ये पहुंचा देगा। तो आई थिंक ये भी एक बेस्ट रहेगा, जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर कमोडिटी के बिजनेस प्लान क्रिएट करने हैं, वहां पर सिर्फ आपको मिनिमम एरर के साथ वैल्यू पुट करनी है और आपको आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा बिजनेस प्लान बन के सामने आ जाएगा सॉफ्टवेयर बेस्ड। तो अगर हम अब बात करते हैं टारगेट्स की कि अब हम कैसे उस गैप को ब्रिज करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ा गैप इस तरह का है। एक मिलेगा मिल जाएगा, मीटिंग खत्म करेगा, नहीं करूँगा। तो जो मैंने आपको ये दिखाया था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है कि हम लोग प्रोड्यूसर ग्रुप तक तो बना देते हैं बट बिजनेस प्लान नहीं बना पा रहे या फंड रिलीज नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए हम लोग आज आपको ये जो एक्सेल शीट जो अभी दिखाई है ये आपको हम मेल कर देंगे, उसमें आप बिजनेस प्लान बना सकते हैं। बट उसके बाद स्टेट उसका फंड रिलीज करेगा तो क्या हम ये देख सकते हैं कि जो आपके टारगेट्स भी, जो नए टारगेट्स आपको एनआरएलएम की तरफ से आ रहे हैं तो वो कैसे पूरे होंगे। तो अगर आप मई मंथ के अंदर ही ये आपने चूंकि इतने सारे प्रोड्यूसर ग्रुप बनाए हुए हैं ऑलरेडी, जो अगर नए बनाने हैं तो उनका भी आप सर्वे कंप्लीट कर लें। बिजनेस प्लान चूंकि अब एक्सेल बेस्ड आपको टूल मिल जाएगा तो आई थिंक इसमें ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं अगर आपके पास सारे सर्वेज हैं तो। देन आपको थोड़ा सा टाइम लगता है वो बैंक अकाउंट ओपनिंग में जरूर लगता है क्योंकि वहां पे बैंक अपना टाइम लेता है। देन हम इस पीजी के अंदर और मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, जहाँ पे अभी जो पीजी हमने बनाए हुए हैं जहाँ फंड्स गया हुआ है वहां पर अगर मेंबर्स कम हैं तो हम उनकी संख्या को स्कोप ऑफ द बिजनेस जो हमने बात की थी उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पर मोबिलाइजेशन करना है, मेंबर्स इंक्रीज करने हैं। देन स्टेट की यहाँ पे जिम्मेदारी है कि वो जितने बिजनेस प्लान सबमिट हो चुके हैं उनका फंड रिलीज टाइमली करे। टाइमली इन द सेंस कि उनका फंड रिलीज जून के अंदर जून तक जो भी बिजनेस प्लान के कारण या जिनका बिजनेस सबमिट हो चुका है फंड रिलीज पेंडिंग है स्टेट की तरफ से, उनको डायरेक्शन भी मिल चुकी है एनआरएलएम की तरफ से कि उनको अपना जो फंड रिलीज है वो टाइमली जून से पहले पहले उनको फंड रिलीज हो जाना चाहिए। देन जो वीएलएससी सेटअप होना है, जो एग्रीकल्चर सेंटर सेटअप होना है वो जुलाई मंथ में हो जाए। ये सारी जो प्लानिंग की हुई है ये बिफोर खरीफ सीजन के लिए की हुई है। खरीफ सीजन से पहले पहले आप लोग कम से कम अपना सेटिंग पूरा सेटअप कर लें जिससे कि हम बिजनेस को स्टार्ट कर पाए फॉर खरीफ सीजन, खरीफ हार्वेस्टिंग। तो व्हाट सपोर्ट वी आर प्रोवाइडिंग फ्रॉम एनआरएलएम साइड कि हम एनआरएलएम से आप क्या सपोर्ट करेंगे। हम इस तरह की जो मीटिंग्स है वीकली अब अरेंज करेंगे आप लोगों के लिए, जिसमें अब प्रेजेंटेशन या वन साइड कम्युनिकेशन नहीं होगा। वो जितनी भी होंगी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होंगे जहां पर आप अपनी जो फील्ड लेवल की प्रॉब्लम्स या स्टेट लेवल से जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे किसी ने बताया कि उनका कोड जनरेट नहीं हो रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स को नोट डाउन किया जाएगा, उनको मिनट्स करके हम लोग उनका सोल्यूशन देंगे। बट चूंकि फास्ट ट्रैक पे हमें ये सारी चीजें लेनी है तो हम लोग वीकली इसका आपके साथ मीटिंग करेंगे। आपको जो बिजनेस प्लान एक्सेल शीट है विद हेल्प किट कि किस में क्या भरना है, हो सकता है किसी को वॉइस का इशू आया हो, अभी किसी ने कोई सा कॉलम छोड़ दिया हो, तो हम इन्हें एक हेल्प किट भी रेडी किया है
कि किस एक्सेल के अंदर किस कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है आपको, तो वो हेल्प किट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे साथ में, जिससे कि बिजनेस प्लान आपका प्रिपेयर हो जाए। उसके साथ साथ हम स्टेट के मॉनिटरिंग प्रोग्रेस शीट भी डेवलप करके और हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें आपको अभी का करंट स्टेटस क्या है पीजी प्रमोशन का ब्लॉक वाइज, एंड देन आपको उसमें वीक वाइज आपका प्रोग्रेस फिलअप करना है। जो वीक वाइज प्रोग्रेस होगा उसका एक रिमाइंडर हमारे टीएसए की तरफ से आपके पास कंटिन्यूअस आएगा स्टेट के पास, और स्टेट उसकी जिम्मेदारी लेगा कि वो कम से कम उसमें करंट स्टेटस और वीकली अपडेटेशन अपडेट कर दे। वीकली मॉनिटरिंग जो करेगा वो नेशनल मिशन मैनेजमेंट यूनिट NRLM करेगा। तो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी, जो ऐसे पीजीज जो का फॉर्मेशन हो चुका है बस उनका बिजनेस प्लान नहीं बना है, वो पीजी अपना बिजनेस प्लान 21 मई से पहले CLF को सबमिट कर देंगे और वो नंबर्स हमारा वीकली मॉनिटरिंग शीट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देन बाय 31st May एज पर डायरेक्शन फ्रॉम द NRLM साइड, एडिशनल सेक्रेटरी साइड, दैट 31st May तक आपके जितने भी पीजीज हैं जिनको फंड रिलीज होना है, जो गैप मैंने आपको दिखाया था अभी, वो गैप फिल हो जाना चाहिए और फंड रिलीज उन पीजीज को हो जाना चाहिए। तो फंड रिलीज एंड बिजनेस प्लान दो चीज हमारे लिए क्रिटिकल है फिलहाल। तो जितने पीजीज का जो आप गैप देख रहे हैं वो गैप कम से कम जितने पीजी फॉर्मेशन हुआ है उतने का बिजनेस प्लान, उतने को फंड रिलीज बाय 31st May हो जाना चाहिए। अगर किसी को इसमें कोई इशू है तो प्लीज अपना हैंड रेज करके हमें बता दे कि उसके साथ ये इशू है, जिससे कि हम उसको नोट डाउन कर लें। स्टेट्स नोडल ऑफिसर्स, कोई इसमें किसी को कोई इश्यूज? Bajrang sir, are you there? Yes, Anuj. सर आपने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि बिजनेस प्रिपरेशन, प्लान प्रिपरेशन एंड देन मोबिलाइजेशन ऑफ पीजे मेंबर्स। या सर जैसे हम जो नए पीजी बनाते हैं तो, लेकिन सर जब हम एक प्लान बनाते हैं बिजनेस प्लान, उसमें तो मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो कैसे नहीं, हो सकता मेंबर्स है? के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं है। जो टारगेट है वो उस तरह का है कि आपके कितने पीजीज का जो टारगेट है वो ये है कि जो पीजी आपका बना हुआ है या तो उसमें मेंबर्स इंक्रीज होंगे ना, या तो उसमें मेंबर बढ़े, क्योंकि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो मेंबर्स क्यों नहीं आ रहे उसके अंदर, उसमें वही 5, 7, 10, 15 मेंबर, 20 मेंबर क्यों है। सेकेंडली, अगर आपको वहां पर मेंबर नहीं बढ़ रहे हैं तो ऐसे एरिया भी होंगे जहां पर और पीजी प्रमोट हो सकते हैं, आप वहां पे पीजी प्रमोट करके और वहां मेंबर्स इंक्रीज कीजिए। मतलब टारगेट जो NRLM तरफ से दिया है वो मेंबर्स का दिया है। अब आप उसको नए पीजी बना के करते हैं या पुराने पीजी में ऐड करके करते हैं, दैट्स अप टू स्टेट्स। ओके सर। Yes. So any other question from any states? हेलो सर, नमस्ते। मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप पीजी में आधार मेंबर ऐड करने की बात कर रहे हैं, तो एक पीजी में कितने मेंबर को हम ऐड कर सकते हैं सर? एक पीजी में आप मल्टीपल मेंबर ऐड कर सकते हैं। इफ अगर हम राजस्थान का एग्जांपल लें तो वहां से हमें जो शीट आती है वो 120, 130 मेंबर्स तक भी आती है, बिकॉज वो गोट्री में काम कर रहे हैं। अगर एग्रीकल्चर में बात की जाए तो हमारे पास एग्जाम्पल है, नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे स्टेट्स हैं, या फिर आप इधर महाराष्ट्र में भी ले सकते हैं, जहां पर मल्टीपल, मतलब आपका बिजनेस प्रपोर्शन मैच करना चाहिए। उस विलेज के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो ऐड हो सकते हैं, उस पीजी की पेरिफेरी में आने चाहिए मेंबर्स बस। ठीक है। ओके। यस, एनीवन, एनी अदर क्वेश्चंस? Bajrang sir, are you there? Sir? Yeah, Ravinder? Yes, sir. Now it's completed from our side. Okay. We have taken commitment that they will give the funds to remaining PG by 31st May. Okay. So no state has raised their voice against this target. So now we are okay with this. Yeah. We can. If anybody is having any issue or anything to say, they can say it now. Otherwise, from Monday we will share a sheet, monitoring sheet,
So we will monitor regularly on the weekly basis and we'll have a call on weekly basis with the teams, directly with the teams on ground. ये बजरंग जी Yes. ये अमित बोल रहा था बंगाल से। Yeah, अभी Amit. जो नया पीजी बनाएंगे जिसका टारगेट अभी मिला है, उसका तो बिना बैंक अकाउंट के हम पैसा कैसे ट्रांसफर करें? ये तो है जो एग्जिस्टिंग है उसका सारा का सारा जो भी बचा हुआ चला जाए। हाँ, लेकिन नया पीजी जो बनेगा उसको जब तक बैंक अकाउंट नहीं होगा तो हम तो पैसा उसको डाल नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली सर। अभी जितने बने हैं उनको फर्स्ट टारगेट लेके उसको कंप्लीट करेंगे। नया जो बनेगा उसका आप टारगेट रखें कि एटलीस्ट जून जुलाई तक उसका बिजनेस प्लान बन जाए। ओके ना, तो लेकिन एग्जिस्टिंग में जितना है सबका कंप्लीट कर लें। ओके, वो हम कर देंगे। अच्छा, और जो 20,000 का अलग से टारगेट मिला है मेंबर्स जोड़ना, तो ये मतलब हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक का जो एलजी है उसको कन्वर्ट करेंगे ना? एनी पीजी यू आर विल बी प्रोमोटिंग। देखिए, वो मेंबर्स मोबिलाइजेशन का जो अपना एक इंडिकेटिव टारगेट दिया गया है, दैट इज नॉट दी फाइनल वन। आप उससे ज्यादा भी आपका पॉसिबिलिटीज बन रहा है तो देन यू कैन मोबिलाइज मोर। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन इन दैट। इट इज अ इंडिकेटिव वन बेस्ड ऑन दी at least the commitment what is given to PMO वो हुआ है। तो नया पीजी में हो सकता है, एग्जिस्टिंग पीजी में, दोनों में हो सकता है। दैट विल कंटिन्यू ड्यूरिंग द ईयर। बट दैट 20,000 इज फॉर न्यू मेंबर्स ओनली। हाँ, एडिशनल करेंगे। हाँ, मान लीजिए ये जो ऑर्गेनिक वाले को हम लोग कन्वर्ट करने की बात कर रहे थे, वो मेंबर का तो ऑलरेडी काउंट है ऑर्गेनिक में, उसको अगर पीजी करेंगे तो मेरा इसमें तो काउंट नहीं आएगा, बट पीजी बना सकते हैं। हाँ, पीजी नहीं बनाया तो पीजी में विल बी काउंटिंग दैट ना। हम पीजी मेंबर की बात कर रहे हैं। अगर एलजी आप बनाए हैं, एलजी मेंबर को लेट से कि यू आर सेइंग कि 5 LGs or 6 LGs or 10 LGs coming together forming one PG, fine, you form one PG and count those numbers. Thank you all.